हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पार्ट 1 हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एरोमेटिक कंपाउंड पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जल्दी ही चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे और नए चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू करेंगे। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स डाल ही रहा हूं। आप लोगों की जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद हमेशा ही देता हूं। आपको फिर एक बार धन्यवाद। आगे लेक्चर शुरू करने से पहले वही 2 लाइनें जो मैं बैठे बैठे सोच रहा था। बच्चों के फोन आते हैं, बच्चों से बात होती है, तो बस उसी के बेसिस पर ये बातें बन जाती हैं, मोटिवेशनल बातें जो मैं करता हूं। बच्चे ने कहा कि सर मेरा सपना है कि मैं आईटी बॉम्बे में पढ़ना चाहता हूं, मैं सीएस करना चाहता हूं, मैं गूगल में जाना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि 20-22 साल की मैं उम्र में जब मैं हूं तो मेरा पैकेज करोड़ों में हो। तो मैंने कहा बस यही गलती है। मैंने बस यही कहा कि गलती यही है कि ये तेरा सपना है। मेरे भाई, जब तक तुम्हारा सपना सपना रहेगा ना, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। वो सपना जब तक सपना रहेगा वो पूरा कभी हो ही नहीं सकता। लिख के ले लो तुम कि सर ये आप ये क्या बोल रहे हो, हमारे सपने हैं ऐसे और वो टूट जाएंगे फलान ढिकान। नहीं मेरे भाई, आपने जो सपना देखा, आपने देखा कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, प्लान बनाओ उसे प्लान बनाओ और प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूट कर दो। वो चीज कंप्लीट होती है। प्लान हमेशा सक्सेसफुल होता है, सपना कभी भी पूरा नहीं होता मेरे भाई। जो तुमने सपना देखा है उस सपने को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाओ। एक प्लान की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिस दिन तुमने प्लान बना लिया मतलब तुम सफलता की तरफ चढ़ गए, आगे सीढ़ियां चढ़ गए। वो कहते हैं ना, 2 लाइनों की बात है। वो कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है अगर तो उसे पाकर दिखा। अपने खून से लिख दे कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो इसे मिटा कर दिखा। तो मेरे भाई, कोई है, किसी में दम है जो एपीजे अब्दुल कलाम की के जो कामयाबी के किस्से हैं उन्हें मिटा दे, अटल बिहारी वाजपेयी के जो कामयाबी के किस्से हैं उन्हें मिटा दे? कोई नहीं मिटा सकता मेरे भाई, कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हारे भी कोई नहीं मिटा पाएगा। खून से लिख दो अपनी कामयाबी की कहानी और बोलो कि अगर किसी में दम है तो मेरे इस कामयाबी की जो सफर मैंने तय किया, जो मैं फर्श से अर्श पर पहुंचा हूं, किसी में अगर दम है तो मुझे काट के दिखा, मेरा रास्ता काट के दिखा। लड़ो, आप एक जिद, एक जुनून पालो और तब तक लड़ते रहो जब तक आपके शरीर में खून की एक आखिरी बूंद है और जब तक आपकी सांस से सांस चल रही है। जब तक आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक लड़ते रहो मेरे भाई। जब जिएंगे तो अपने सपने को पूरा करके छोड़ेंगे, अपने प्लान को पूरा करके छोड़ेंगे, वरना फिर ऐसे जीवन का क्या मतलब है जिसमें जो मैं चाहता था वो ही नहीं कर पाया। जियो अपने सपने को हासिल करने के लिए बुज़दिल मत बनो, जियो और 100% अपने एफर्ट्स डाल दो और करने दो। जो होना है हो जाने दो उसे। मेहनत करते रहो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि भगवान बोल पड़े कि हाँ यार, किया है इसने मेहनत। और मेहनत की हुई कभी गलत होती ही नहीं है, अनसक्सेसफुल कभी होती ही नहीं है। आपने मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। आपने किसी एक्स डायरेक्शन में मेहनत की, आपको एक्स डायरेक्शन वाली चीज नहीं मिल पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत बेकार चली गई। आपने जो मेहनत की, आपने जो सफर तय किया, भले ही आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया, जो आपने मेहनत करी, जब आप आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखोगे तो उस सुकून को तुमसे कौन छीन सकता है जो सामने आईने के खड़ा शख्स तुम्हें ये कहेगा कि यार मैंने मेहनत तो की थी। बस उस सुकून के लिए करो। सर मैं इतना पढ़ता हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे भाई, सिलेक्शन के बारे में सोच ही मत कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो तेरे हाथ में है तो उसके लिए सोच। तेरे हाथ में है मेहनत करना, मेहनत कर ताकि जिस दिन रिजल्ट आए, कैसा भी रिजल्ट हो, रिजल्ट से 5 मिनट पहले जब पिताजी कहीं रिजल्ट देख ले, अपना रिजल्ट आ गया, उस लैपटॉप को, उस मोबाइल को खोलने से पहले, रोल नंबर डालने से पहले एक बार आईने के सामने खड़े होकर के खुद से नजरें मिला लेना यार। अगर तुमने खुद से नजरें मिला ली ना, तुम्हें रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद से नजरें मिला करके बोल देना कि ये जो शख्स खड़ा है, बात तो है इसमें, मेहनत तो इसने की थी, अब रिजल्ट जो भी रहे, फिर चाहे तुम फेल हो चाहे तुम पास हो, नो मैटर। बस जो सेटिस्फेक्शन है ना, जो संतुष्टि है कि हाँ यार तुमने किया तो था, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
खैर चलिए शुरू करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। आज हम नई बातें करेंगे। कल हमने सल्फोनेशन के बारे में बात कर ली थी और हेलोजिनेशन के बारे में बात कर ली थी। आज हम कुछ नई बातें करते हैं। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला चीज है, मेरे पास एक बेंजीन का रिंग है। मान लो कि मेरे पास एक बेंजीन का रिंग है। देखो, एक बेंजीन का रिंग है मेरे पास। इस बेंजीन का रिंग पर यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन हो गया ऑर्थो पोजीशन। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन कौन सा हो गया? ऑर्थो पोजीशन। ये वाला पोजीशन कौन सा हो गया? मेटा पोजीशन। और ये वाला पोजीशन कौन सा हो गया? पैरा पोजीशन। लेकिन कोई उसके बारे में नहीं सोचता कि जिस पोजीशन पर जो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप को क्या कहते हैं। इस ग्रुप जिस पोजीशन पर जो ग्रुप लगा हुआ है इस पोजीशन को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसके रेस्पेक्ट में तो ऑर्थो पैरा मेटा बन गया, लेकिन उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इप्सो। इसे कहा जाता है इप्सो। तो जहां पर ग्रुप लगा हुआ है इप्सो पोजीशन। क्लियर? अब यहां पर एक H+ अगर आप ले आओ, कोई स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, कोई स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोफाइल जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। H+ छोटा सा साइज का है, छोटे से साइज पर तुमने पॉजिटिव लगा दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। चार्ज और साइज का रेशियो जो होता है वो चार्ज डेंसिटी कहलाता है। बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी होने के कारण इसका स्टेबिलिटी कम, भाग के जाएगा अटैक करने के लिए। और इस H+ की एक खास बात होती है कि ये जो H+ है ये इस इप्सो पोजीशन पर ही अटैक करता है। ये H+ जो होता है वो इस इप्सो पोजीशन पर अटैक करता है। तो जब ये इस इप्सो पोजीशन पर अटैक करेगा H+, तो यहां पर जुड़ा हुआ है ग्रुप, यहां पर जुड़ा हुआ है H, यहां पर आ चुका है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। क्लियर? अब ये क्योंकि वापस इसको एरोमेटिसिटी चाहिए, तो या तो ये ग्रुप निकले या तो ये H निकले, तभी एरोमेटिक वापस हो सकता है। अब H तो निकलेगा ही क्यों? अगर H को निकलना ही होता तो वो तो अटैक ही नहीं करता। इसलिए अब यहां से क्या होगा? ग्रुप यहां से ये छोड़ करके चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और वापस बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा H। तो क्या होता है इस इप्सो अटैक से कि पहले मान लीजिए गलती से आपसे कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ गया, या आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन का रिंग पर कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, वो इलेक्ट्रोफाइल मुझे हटाना है, वो इलेक्ट्रोफाइल तो मेरे से गलती से जुड़ गया। उस इलेक्ट्रोफाइल को अगर आप हटाना चाहते हैं तो वहां पर आप क्या डाल दीजिए? उसमें एसिड डाल दीजिए, थोड़ा सा इसको आप हीट कर दीजिए एसिड डाल के। एसिड क्या करेगा? H+ जनरेट करेगा और H+ जोड़ने के बाद जो ग्रुप आपसे जुड़ गया था गलती से, जो इलेक्ट्रोफाइल आपसे गलती से जुड़ गया था, वो इलेक्ट्रोफाइल हट जाएगा और वापस आपको बेंजीन का रिंग मिल जाएगा। क्लियर? इसे कहते हैं इप्सो अटैक। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? मान लो कि किसी पोजीशन को तुमने ब्लॉक करना है, तुम ये चाहते हो कि इस पोजीशन पर कोई दूसरा चीज आकर के ना जुड़ जाए जहां एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन पहले ब्लॉक हो गई। अब इसके रेस्पेक्ट में आपने जहां जो चीजें लगानी थी लगा ली। अब आपने H+ डाला, इप्सो अटैक करा दो, ग्रुप हटा दो। पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए इप्सो अटैक ये वाला मैकेनिज्म काम में लिया जाता है, ठीक है। खैर चलिए देखो, यहां भी सेम वही कहानी है। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, H+ हीट किया, हम अगर इसको हीट कर दें तो H+ जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है वहीं पर H जुड़ जाता है जाकर के, यही होता है RDS। वापस मैकेनिज्म नहीं बता रहा, यहां पर H जुड़ जाएगा और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल जाएगा। ये होता है इप्सो अटैक में। क्लियर? आजो अब डीसल्फोनेशन प्रोसेस। मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा ये तुमने कल सल्फोनेशन करवा लिया, ठीक है, SO3H जोड़ दिया तुमने, दैट इज द सल्फोनेशन। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? तुम ये कह रहे हो कि गुरुजी गलती से जुड़ गया SO3H, ठीक है, SO3H गलती से जुड़ गया, इसे हटाना चाहता हूं। तो आप क्या करो? इसमें एसिड डाल के इसको हीट कर दो, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट H2SO4 हीट कर दो। आप चाहो तो आप स्टीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाई टेम्परेचर रहेगा, वाटर H+ रहता ही है उसमें, ये अटैक कर देगा और यहां पर वापस आपको बेंजीन का रिंग मिल जाएगा और HSO3- बाहर निकल जाएगा। HSO3- ये वाला चीज, ये इलेक्ट्रोफाइल जो था, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से वापस बाहर निकल जाएगा। या SO3 मान लीजिए कि SO3 जो था इलेक्ट्रोफाइल, वो SO3 यहां से बाहर निकल जाएगा, SO3 बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से बाहर निकल जाता है, साथ में H+ जो भी वोटेवर निकलना है वो निकल जाएगा। यहां से अगेन वही बेंजीन का रिंग आपको वापस मिल जाएगा और SO3 यहां से भी बाहर निकल जाएगा। तो
इस तरह से इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डीसल्फोनेशन। याद है रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता था, फिर नेगेटिव चार्ज आता था, फिर वापस H जुड़ जाता था, तो इलेक्ट्रोफाइल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोफाइल SO3 जो है या HSO3 जो है वो बाहर निकल जाता है। HSO3 मान लो, HSO3 जो है वो बाहर निकल जाता है और वहां पर कौन जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है। तो किसी साइट को ब्लॉक करने के लिए, किसी साइट को ब्लॉक करने के लिए, साइट को ब्लॉक करने के लिए, साइट को ब्लॉक करने के लिए आप चाहते हो यहां कोई दूसरा चीज ना जुड़ जाए, तो सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन, पहले कर दिया सल्फोनेशन, देन कर दिया, आज के लेक्चर में बहुत काम आएगा डीसल्फोनेशन, सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन का इस्तेमाल करते हैं, का यूज करते हैं। अब ये इसी पर नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, एनी इलेक्ट्रोफाइल, उसको हटा दिया जाता है। जेईई मेन में ये प्रश्न पूछ लिया गया था, बेंजीन का रिंग पर COH कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ एसिड और उसमें H+ डाल के हीट कर दिया, बताओ क्या होगा, वापस बेंजीन बन जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, समझे आप इप्सो अटैक का कितना यूज है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, आप उसको हटाना चाहते हैं तो H+ डाल के हीट कर दो, वो इलेक्ट्रोफाइल वहां से हट जाएगा, दैट इज द इप्सो अटैक। क्लियर, आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं एल्काइल बेंजीन हमें बनाना है, एल्काइल बेंजीन बनाना है। एल्काइल बेंजीन बनाने का सबसे आसान तरीका देखो, आप क्या चाहते हो कि बेंजीन का रिंग पर, आप ये चाहते हो कि बेंजीन का रिंग है और बेंजीन का रिंग पर आकर के जुड़ जाए कोई भी अल्काइल ग्रुप, दैट इज R। बेंजीन का रिंग पर कोई भी अल्काइल ग्रुप R आकर के जुड़ जाए, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन कहा जाता है इसे। तो ये करने के लिए आप क्या ले लो, यहां पे आप रिएजेंट इस्तेमाल कर लेते हैं RX, ये वाला। क्लियर, और इसके साथ में आपको लुईस एसिड तो लेना ही पड़ेगा, लुईस एसिड तो लेना ही पड़ेगा। लुईस एसिड क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को यहां से बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रोफाइल R+ जनरेट करके देगा, इलेक्ट्रोफाइल R+ जनरेट करके देगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन AES, ये R+ इसके ऊपर जाकर के अटैक कर देगा। आप कहेंगे कि बेंजीन का रिंग पर R ग्रुप जाकर के जुड़ गया, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन हो गया। लेकिन इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, ये किस तरह से मैकेनिज्म प्रोसेस होगा, ये सब चीजें अब हम जानेंगे डिटेल में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ध्यान से समझ लेना। इस रिएक्शन को बेंजीन का रिंग पर एल्काइल हैलाइड, बेंजीन का रिंग पर एल्काइल हैलाइड से R निकाल के, R+ निकाल के जोड़ देना, ये जो रिएक्शन है, इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को नाम दिया जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसे कहा जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में। क्लियर, आओ आगे देखो। तो हमने क्या किया है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रिपरेशन, एल्काइल बेंजीन प्रिपरेशन कैसे करोगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप एल्काइल हैलाइड ले लोगे, लुईस एसिड के प्रेजेंस में R ग्रुप जाकर के बेंजीन का रिंग पर लग जाता है। अब ये कैसे कैसे लगता है, क्या क्या इसकी कहानी है, वो जानते हैं। देखो ध्यान से समझना कि मान लो RX है और इसके सामने कोई तुम लुईस एसिड ले आए। अब ये लुईस एसिड जो है, ये लुईस एसिड दो तरह का हो सकता है, ये लुईस एसिड दो तरह का हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हो और बहुत ज्यादा वीक, इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड भी ना हो। ये लुईस एसिड, अच्छा ये लुईस एसिड क्या क्या होगा समझो, ये लुईस एसिड इस X के साथ पास जो लोन पेयर है, इसके साथ क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। जैसा कि कल मैं बता ही रहा था आपको कि आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है तो आप क्या करते हो, ENU के पास आप एक लुईस एसिड लेकर के आते हो, लुईस एसिड NU को बाहर निकाल लेता है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। ये लुईस एसिड क्या करेगा, इस X के साथ करेगा बैक बॉन्डिंग। तो ये हो गया मेरे भाई RX और ये हो गया लुईस एसिड। ठीक है, इसके ऊपर आ चुका है कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्योंकि लोन पेयर अपना दे दिया इसलिए इसके ऊपर आ गया है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा चीज हो चुका, जब ऐसा चीज हो चुका इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। ये X बौखला जाएगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गए, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया तो इस R पर बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और साथ में XLA, ये तो है ही अपना निकलने को तैयार है ये। अब यहां से दो कहानी हो सकती है, दो कहानी हो सकती है, या तो XLA बाहर निकल जाए, स्कीम वन में क्या होगा, या तो XLA बाहर निकल जाए, XLA ये लो जी बाहर निकल गया, XLA बाहर निकल गया और यहां से R+ बन गया, R+ बन गया, फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन,
फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन। सीखना इसको, यहां से आपके सामने बन गया फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन, ये बन गया फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन। स्कीम टू फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन ना बने, ये निकले ना, लुईस एसिड ने इतना स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग नहीं किया, दैट मींस ये इसको बाहर नहीं निकाल पाया, इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं कर पाया। ठीक है, स्कीम 2 में बस ये ऐसा ही बन के रह गया, R बड़ा पॉजिटिव, X और La, ये बस इतना ही बन के रह गया, निकला नहीं। ठीक है, अब ये हो गया आपका नॉट फुली डेवलप्ड। समझना, ये नॉट फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन है, नॉट फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन आपके सामने ये बन गया। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो कहानी है वो डिपेंड कर रही है इस लुईस एसिड पर, सारी की सारी कहानी डिपेंड कर रही है इस लुईस एसिड पर। स्कीम 1, क्योंकि ये एक्स La जो है वो एक्स को बाहर ही निकाल के ले गया, तो अगर La स्ट्रॉन्ग है, स्कीम 1 का मतलब ये हुआ कि लुईस एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लुईस एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, अभी बताएंगे। लुईस एसिड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब तो आपको फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन मिलेगा। स्कीम 2 तब होगी जब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ। यहां है लुईस एसिड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, लुईस एसिड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, लुईस एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहां पर R+ फुली डेवलप्ड नहीं हो पाएगा। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि अगर फुली डेवलप्ड R+ बन गया तो ये रीअरेंज कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये रीअरेंजमेंट कर सकता है, बस इतना सा अंतर है। इट कैन रीअरेंज, बस यही एक फर्क है। इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। इट कैन नॉट रीअरेंज, ये रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता। वीक लुईस एसिड अगर आप लिए तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बिना रीअरेंजमेंट के जुड़ जाएगा R+ जाकर के, और अगर आप स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड लिए तो रीअरेंजमेंट के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? BCl3, AlCl3, BCl3, AlCl3, ये कुछ ऐसे लुईस एसिड हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के लुईस एसिड होते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो मेरा मसला अभी ये है कि मुझे ये पता लग जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है, कौन सा वीक लुईस एसिड होता है। तो मैं क्या करूंगा, रिएक्शन तो एक ही लाइन की है, X बाहर निकालो, R+ बनाओ, R+ ले जाकर के जोड़ दो। सवाल यहां पर मसला ये पैदा हो गया है कि R+ जो बना, क्या वो R+ रीअरेंजमेंट के साथ जुड़ेगा या वो बिना रीअरेंजमेंट के जुड़ेगा। सिर्फ मसला इतना सा है और वो डिपेंड कर रहा है लुईस एसिड पर। अब मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होता या वीक होता है, और अगर आपको ये चीज पता चल गई तो आप आराम से प्रोडक्ट बना दोगे। क्लियर? आइए देखते हैं, ये है मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, ये है मेरे पास लुईस एसिड। 6 प्रकार के लुईस एसिड हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड का क्रम है इसमें कुछ इस प्रकार से, ये स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड है मेरे भाई। शुरू के तीन BCl3, AlCl3 और SbCl5, ये है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। यहां से लेकर के यहां तक ये होंगे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। और इसके बाद वाले जो तीन हैं, ये हो गए वीक लुईस एसिड, ये है वीक लुईस एसिड। तो बस अंतर सिर्फ इतना सा है, आप तो स्ट्रॉन्ग वाले याद रख लो कि गुरुजी 6 कैसे याद रखें। अरे मेरे भाई AlCl3 तो पता ही है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वाले याद रखो। AlCl3 का भाई BCl3, और एक और ही तो याद रखना है SbCl5। AlCl3 तो सबको याद है, AlCl3 होना है, उसके साथ BCl3 AlCl3 का ही भाई है। बैंगन आलू गाजर इन थैला तो BCl3 AlCl3 और साथ में कौन हो गया, SbCl5। सिर्फ ये तीन स्ट्रॉन्ग है, इनके अलावा कोई आ जाए तो वो कैसा होगा, वीक कैटेगरी का होगा। वो कैसा होगा, वीक कैटेगरी का। तो तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले याद रखो, बाकी वीक वालों से तुम्हें मतलब ही नहीं है। AlCl3, BCl3 और SbCl5 ये है स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के लुईस एसिड, और बाकी सब बच गए वो वीक कैटेगरी के। तो बस अंतर सिर्फ इतना सा है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड तो यहाँ पे जो कार्बोकटाइन बनेगा वो रीअरेंजमेंट करेगा, और यहाँ पे जो कार्बोकटाइन बनेगा वो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल है, बेंजीन का रिंग के सामने मैं ले आया CH3 CH2 CH2 Cl, अब इसके सामने मैं ले आया AlCl3। तो AlCl3 क्या करेगा बताओ, AlCl3 तो फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन बनाएगा। अगर ये फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन बना रहा है तो ये बन गया CH3 CH2 पर पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। Cl को बाहर निकाल लिया, AlCl3 लुईस एसिड,
ठीक है, अट्रैक्ट करके। अब ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। यहां पे होगा हाइड्राइड का शिफ्ट, क्योंकि 1 डिग्री का कार्बोकैटायन से 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनाएंगे आप। 1 डिग्री का कार्बोकैटायन से अगर आप 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनाएंगे तो ये हो गया हाइड्राइड का शिफ्ट, ये हो गया हाइड्राइड का शिफ्ट। क्लियर है, ये हो गया हाइड्राइड का शिफ्ट। अब क्या करना है, बेंजीन का रिंग इसके सामने सबस्ट्रेट और बेंजीन का रिंग पर इसको ऐसे का ऐसे ला करके, दिस इज एन रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल RAE, ये हो गया आपका रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। इसको ले जा करके बेंजीन का रिंग पर ऐसे का ऐसे बिठा देंगे, ऐसे का ऐसे बिठा देंगे बेंजीन का रिंग पर CH, ये हो गया CH3 और ये भी हो गया CH3। मेरे भाई ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड को कहते हैं क्यूमीन। इसे क्या कहा जाता है, क्यूमीन कहा जाता है। क्लियर, तो क्यूमीन बन गया। AlCl3 अगर आपने लिया तो बताओ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन कौन है, BCl3, AlCl3 और SbCl5। बताओ कौन कौन है, BCl3, AlCl3 और SbCl5। कौन कौन है, BCl3, AlCl3 और SbCl5। इसके अलावा जो बच गए वो सबके सब कैसे हैं, वीक लुईस एसिड है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो मेरे पास सामने मैं लेकर के आया ZnCl2, मुझे कोई याद नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे 3 याद है, BCl3, AlCl3 और SbCl5। ZnCl2 उनका तो नहीं है, और अगर उनका नहीं है तो फुली डेवलप्ड कार्बोकैटायन बनेगा नहीं। फुली डेवलप्ड कार्बोकैटायन अगर नहीं बना, पार्शियल ही चार्ज आया, पार्शियल चार्ज ही आएगा, यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही खूबसूरती है बस इस रिएक्शन की, बड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बड़ा पॉजिटिव। ये लुईस एसिड AlCl3 इसको निकाल रहा है, बट इस ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, और बिना रीअरेंजमेंट के ये लुईस एसिड जो है, सॉरी ये रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल विदाउट रीअरेंजमेंट के साथ, ये है रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये जाकर के जुड़ जाएगा ऐसे का ऐसे CH2 CH2 CH3। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा लुईस एसिड के साथ आपको रीअरेंजमेंट कराना है, कौन सा लुईस एसिड के साथ आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। बस इतना सा बात है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में। एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एन लुईस एसिड क्या बनाओगे, एल्काइल बेंजीन बनाओगे R+ बना करके। लेकिन वो R+ रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड लिया लाइक BCl3, AlCl3 और SbCl5, तब तो वो रीअरेंजमेंट करेगा, अदरवाइज वो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। आइए आगे चलते हैं, देखो ध्यान से समझना। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कितनी चीजों पर डिपेंड कर गई, लुईस एसिड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर गई, उसकी रेट, जितना जल्दी लुईस एसिड R+ बनाएगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा, तो स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड पर डिपेंड कर गया, पहला चीज। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि क्या होगा, बेंजीन तो बैठा है, बेंजीन तो बैठा, उसे रिएक्शन से मतलब नहीं है, वो तो स्टेबल है, वो तो भाई मालिक है, वो तो बैठा, उसे मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि जिसको मेरे साथ रिएक्शन करनी है तू आ और तू जुड़। सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल जितना ताकतवर होगा रिएक्शन उतना ज्यादा तेज गति से होगा। इलेक्ट्रोफाइल जितना जल्दी बनेगा, जितना जल्दी क्रिएट होगा, जितना जल्दी, क्योंकि लुईस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल एक स्टेबल कंपाउंड के ऊपर जाकर के अटैक कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। क्लियर है, तो लुईस एसिड जितना जल्दी निकालेगा न्यूक्लियोफाइल को, रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जितना स्टेबल बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना जल्दी बनना चाहेगा कि निकाल 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 इस न्यूक्लियोफाइल को, निकाल मेरे से, और मेरे को इलेक्ट्रोफाइल बना दे जल्दी, ताकि मैं, मेरा बेंजीन है उसके ऊपर जाकर के जुड़ जाऊं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर भी डिपेंड करेगा जो बन रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल को जो निकाल रहा है आपका लुईस एसिड, जो न्यूक्लियोफाइल को निकाल रहा है, वहां पर हो तो बैक बॉन्डिंग रही है। अगर वो बैक बॉन्डिंग कमजोर रह गई तो वो न्यूक्लियोफाइल निकल नहीं पाएगा, है ना। ये वीक लुईस एसिड में कहानी क्या है, वो यही तो है कि वो बैक बॉन्डिंग कमजोर रह जाती है, जिसके कारण से न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से निकल नहीं पाता। तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन जो बना उसका स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा ताकि जल्दी बन जाए, और इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, ये सारी की सारी कहानी है। इस पर रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफाइल ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पे। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो अब देखो मेरे को यहां से करना है रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, किसमें रेट ज्यादा होगा, किसमें रेट ज्यादा होगा। R सेम है, सिर्फ FCl BRI ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। तो R+ तो सब में R+ तो सेम ही बनना है, तो ये फैक्टर तो खत्म ही हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, मान लो लुईस एसिड भी सेम है, AlCl3 है, तो यहां पर जो चीज देखने को मिलेगी वो तीसरा फैक्टर लगेगा, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ, लिविंग एबिलिटी मत देख लेना, यहां पर ऐसा केस आ जाए तो लिविंग एबिलिटी मत देख लेना, लिविंग एबिलिटी मत देख लेना बेटा। यहां पर क्या होगा, आप आंसर करोगे, आंसर बाई
स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ से होगा। लीविंग एबिलिटी मत देख लेना, अपने आप थोड़ी ना निकल रहा है, वो लुईस एसिड जा रहा है, वो बैक बॉन्डिंग करके उसको न्यूक्लियोफाइल को खींच के बाहर निकाल रहा है। मान लो कि AlCl3 ले रखा है, मान लो AlCl3 ले रखा है, तो इसके बीच में और इसके बीच में जो बैक बॉन्डिंग होगी, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, यहाँ पे 2p पाई 3p पाई टाइप का बैक बॉन्डिंग होगा, 2p पाई 3p पाई टाइप का बैक बॉन्डिंग होगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे AlCl3 के साथ, तो ये थर्ड पीरियड का हो गया 2 3 4 5 5p पाई 5p पाई 3p पाई 5p पाई 3p पाई टाइप का बैक बॉन्डिंग होगा। तो ये बैक बॉन्डिंग कमजोर है, ये बैक बॉन्डिंग मजबूत है, इसके कारण फ्लोरोएल्केन इसमें जो होगा रेट ऑफ एल्काइलेशन सबसे ज्यादा इसमें होगा, सबसे ज्यादा रेट ऑफ एल्काइलेशन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। इसमें लिविंग एबिलिटी नहीं देखनी है, इसमें देखना है स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बता दिया है मैंने कि क्या कारण है। हम सारा टेक्निकल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को हम टेक्निकली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज कैसे है, क्या है, ये सब चीजें। ठीक, आइए आगे बात करते हैं, आइए आगे बात करते हैं। अब देखो इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इंट्रामोलिकुलर की बात कर लेते हैं। एक ही मोलिक्यूल के अंदर अगर लिविंग ग्रुप भी है, अल्काइल हैलाइड भी है, उसी के अंदर बेंजीन का रिंग भी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लुईस एसिड डाल देना है, सिर्फ लुईस एसिड आपको डाल देना है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हैलोजन भी लगा हुआ है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर बेंजीन का रिंग भी है, तो वो इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। मेरे भाई ध्यान रखना कि मान लो ये बेंजीन का रिंग है, ये बेंजीन का रिंग है, और यहां पर R ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर कोई कार्बन का चेन लगा हुआ है, यहां कार्बन का चेन, और ये रहा हेलोजन Cl यहां से लुईस एसिड आएगा, यहां से हेलोजन को बाहर निकालेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये जब रिंग बनाए, अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, ये अच्छा ये जो होता है, आप देखते हो, आपने कल देखा था कि बेंजीन का रिंग पर अगर मैं CH3 लगा दूं, बेंजीन का रिंग पर अगर मैं कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, अगर आपको याद हो तो प्लस एक्टिवेटर होता है, प्लस H इफेक्ट लगता है उसका, याद है। तो बेंजीन का रिंग पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो पैरा पर अगर आप उसके जोड़ोगे तो स्ट्रेन आ जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए आप हमेशा जब भी रिंग बनाएंगे तो वो ऑर्थो पोजीशन पे ही रिंग बनाएंगे। रिंग बनेगी इसमें, तो ये भाई एक तरफ से तो जुड़ा हुआ है, अब यहां पर डेवलप्ड हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये ग्रुप जो है दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपने ऑर्थो पोजीशन पर लगा लेगा, अपने ऑर्थो पोजीशन पर लगा लेगा। क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखना, ये इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन तभी हो पाएगा जब आपको या तो 5 मेंबर का रिंग मिल रहा होगा, या तो 6 मेंबर का रिंग आपको मिल रहा होगा। अगर 5 मेंबर या 6 मेंबर से छोटा रिंग आपको मिल रहा है, उस केस में फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन आप नहीं कराएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और कहानी है इसमें, एक और कहानी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 5 या 6 मेंबर का रिंग आपको मिल रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ऐसा मत कर देना रीअरेंज करा के फिर जोड़ रहे हो, रीअरेंज, क्योंकि रीअरेंज करेगा उससे पहले तो वो अटैक कर देगा, रीअरेंज करेगा उससे पहले तो वो अटैक कर देगा बेटा, ठीक है, रीअरेंजमेंट से पहले ही अटैक कर देगा। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज फास्टर, बहुत ज्यादा तेज गति से होता है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, दैट्स व्हाई वो जैसे ही पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बनते ही अटैक किया और रिएक्शन हो गया। नो रीअरेंजमेंट इफ 5 to 6 मेंबर रिंग आर फॉर्मिंग एज अ प्रोडक्ट। क्लियर। तो देखो यही लिखा हुआ है, सपोर्ट 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन कैन हैपन फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन ओनली। ऑर्थो से क्यों होगा, क्योंकि बेंजीन का रिंग पर अगर मान लो यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, दिस इज एन एक्टिवेटर, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, दिस इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ये अपना ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप को जोड़ लेगा, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इफ वी कैन गेट 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन, 5 to 6 मेंबर की रिंग बन जाए तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आओ, ये AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को बाहर निकालेगा, यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव पार्शियल नहीं कंप्लीट डेवलप होगा, Cl बाहर निकलते ही कंप्लीट डेवलप होगा। लेकिन अगर 6 मेंबर का रिंग बन रहा है तो ये रीअरेंजमेंट ऐसा मत करा देना 1 डिग्री से 2 डिग्री का बनाऊंगा सर, ना, तुरंत इसका निकलना और इसका अटैक दोनों काम एक साथ। तो देखो ऑर्थो पोजीशन पर यहां जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग मिल गया, 6 मेंबर का रिंग मुझे मिल चुका है। और अगर 6 मेंबर का रिंग मुझे मिल गया तो 1 डिग्री से 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनने के चक्कर में मत पड़ जाना नालायको। तो यहां क्या करना, बेंजीन का रिंग और यहां उसके बगल में 6 मेंबर का आपने रिंग बना दिया, 6 मेंबर आपने रिंग बना दिया,
ठीक, अब मैं यहां से अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, यहां से मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि बताओ अगर इसे मेटल हीट कर दिया जाए तो क्या होगा। बताओ अगर इसे मेटल हीट कर दिया जाए, सेलेनियम हीट, याद करो या आपको हाइड्रोकार्बन में बताया गया था कि मेटल हीट तब तक हाइड्रोजन खींचता है जब तक रिंग एरोमेटिक नहीं हो जाए। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि रिंग में कम से कम एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। यानी ये कहानी होती है कि एक डबल बॉन्ड है रिंग में या दो डबल बॉन्ड है रिंग में, ऐसे हैं चाहे कैसे ही हैं, एक है दो है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे भी हैं, इसे अगर मेटल हीट कर दिया जाए, सेलेनियम हीट मेटल हीट कर दिया जाए तो मेटल तब तक हाइड्रोजन खींचता है जब तक रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। तो ये हाइड्रोजन खींचा और रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। क्लियर। तो अब क्योंकि इसमें ये डबल बॉन्ड इस रिंग में भी काउंट होगा, यहां वाला डबल बॉन्ड ये तो घूमता रहेगा, तो एक डबल बॉन्ड पहले से है, इसलिए ये इस रिंग को क्या कर देगा, एरोमेटिक कर देगा। और इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड को कहा जाता है नेफ्थलीन, इसे कहा जाता है नेफ्थलीन। क्लियर। और कल मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहां पर जुड़ता है, आकर के यहां पर इसमें इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाता है। यहां इसमें अगर आप कोई नया इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आओगे तो नया इलेक्ट्रोफाइल इसमें इस पोजीशन पर जुड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इंट्रामोलिकुलर फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखो अब एक एग्जांपल देखो, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का हम फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, एनिलीन का करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप एनिलीन ले आए, ठीक है भाई, आप एनिलीन ले आए, ये NH2 ले आए, इसके सामने आपकी बहुत ज्यादा तैयारियां हैं। RxAlCl3 ये कर लिया आपने, RxAlCl3 कर लिया। आप चाहते थे AlCl3 इस X को यहां से बाहर निकाले, R+ बनाए, ये एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर ग्रुप है ही, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो आप ये चाहते थे कि इसका ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के R ग्रुप लग जाए, आप ये चाहते थे। लेकिन हमेशा चाहने से बात नहीं बनती, यहां पर नो एक्शन होगा, यहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी मेरे भाई, यहां पर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, नो एक्शन, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन होगी ही नहीं, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर आप ऐसा ले लो, अगर आप ऐसा वाला ले लेते हो RxAlCl3 सीधा, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका जवाब देखो, Rx मान लो ClBrI जो भी है प्लस AlCl3, तो AlCl3 कौन सा पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। मान लो ये RCl है आपके सामने, ये भी थर्ड पीरियड का है, तो ये इससे बैक बॉन्डिंग करे, ये सोचेगा मुझे इससे बैक बॉन्डिंग करनी है, या PHNH2 ये एनिलीन, ये नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है, इससे मुझे बैक बॉन्डिंग करनी है। तो यार ये बैक बॉन्डिंग जो होगी ना 2p पाई 3p पाई टाइप की, 2p पाई 3p पाई टाइप की, टाइप बैक बॉन्डिंग, तो ये स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। कैसी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। तो AlCl3 इस X से बैक बॉन्डिंग करने की बजाय, इस X से बैक बॉन्डिंग करने की बजाय किससे बैक बॉन्डिंग कर लेगा, RNH2 से बैक बॉन्डिंग कर लेगा। और अगर इसने RNH2 से बैक बॉन्डिंग, PHNH2 से बैक बॉन्डिंग कर ली, NH और यहाँ पे H, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। बेंजीन का रिंग पर नाइट्रोजन पर तुम पॉजिटिव लगा लिए, अब ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, उल्टा खींचने लगेगा बेटा। नाउ रिंग इज डीएक्टिवेटेड, तो रिंग यहां से क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, और आप कहोगे फर्दर नो रिएक्शन, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। अब ये बचा ही नहीं, इसके तो हाल ही बेहाल हो गए। तो क्या होती है कहानी की, जो AlCl3 आपने लुईस एसिड डाला, वो लुईस एसिड हेलोजन को निकालने की बजाय, रिएजेंट में से हेलोजन को निकालने के बजाय वो किससे जुड़ जाता है, एनिलीन वाले नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, बैक बॉन्डिंग कर लेता है, क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए। और बैक बॉन्डिंग अगर कर लिया तो नाइट्रोजन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसने क्या कर दिया, रिंग को डीएक्टिवेटेड कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, इसलिए अब इलेक्ट्रोफाइल उसके पास जाएगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें इस समस्या से निजात पानी है, इस समस्या से निजात पानी है, तो हम यहां से करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिलीन, ऑफ
एनिलीन बाय प्रोटेक्शन। अब हम प्रोटेक्शन के साथ ये काम करेंगे, प्रोटेक्शन के साथ हम इस काम को करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मान लो बेंजीन का रिंग और इसके ऊपर ये NH2 लगा हुआ एनिलीन, इसके सामने मैं ले आया RCOLG टाइप का कोई भी ग्रुप, RCOCl, RCOLG कोई भी लिविंग ग्रुप यहां से हो सकता है, ठीक है। ये अपना लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक किया। जैसे ही अटैक करेगा ये Cl यहां से लिविंग ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा, यहां से कोई भी हो सकता था, RCOLG टाइप का, RCOLG टाइप का। क्लियर, इसे कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन। आगे जाकर के पढ़ेंगे, कार्बोनाइल का रिएक्शन होता है, कार्बोनाइल का पहले कोई चीज ऐड हुई और बाद में एग्जिस्टिंग चीज एलिमिनेट हो गई, ठीक है। तो एडिशन एलिमिनेशन इसको कहते हैं, पहले ये ऐड हुआ बाद में ये निकल गया। अब देखो कहानी क्या होगी, अब ये कहानी हो जाएगी कि बेंजीन का रिंग, इसके ऊपर लगा हुआ है NH और इधर आ चुका है CO और ये हो चुका है R। नाउ अब ये एनिलीन, अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, अमाइड में। अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, अमाइड में। और हम जानते हैं कि अमाइड में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये हर वक्त ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करता रहता है, ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करता रहता है। अमाइड का लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करता रहता है। हालांकि रिंग अब भी एक्टिवेटेड है, बट ये फंस गया क्रॉस कॉन्जुगेशन में, ये फंस गया क्रॉस कॉन्जुगेशन में, क्रॉस कॉन्जुगेशन में फंस गया है। ये ऑक्सीजन की तरफ भी जा रहा है, ये बेंजीन का रिंग की तरफ भी आ रहा है। तो आप यहां से करोगे लोन पेयर इज लेस अवेलेबल, लोन पेयर इज लेस अवेलेबल, लोन पेयर लेस अवेलेबल हो गया। आप इसलिए अब AlCl3 इससे आराम से लोन पेयर ले नहीं पाएगा। बोले ये तो पहले ही 2 में बटा हुआ है, बोले ये तो पहले ही 2 में बटा हुआ है, मेरे को ये क्या देगा भाई। पहले तो सिर्फ बेंजीन का रिंग में ये अपना लोन पेयर दे रहा था, अब बेंजीन का रिंग में भी दे रहा है और ऑक्सीजन की तरफ भी दे रहा है। बोले तू पहले ही 2 के साथ लगा हुआ है, 2 को अपना लोन पेयर दे रहा, मेरे को क्या देगा, मेरे को तेरे से क्या हासिल होगा, हट यहां से, हट यहां से। तो AlCl3 अब इसके पास नहीं आएगा लुईस एसिड, लुईस एसिड अब किसके पास जाएगा, RX के पास, अपने पुराने दोस्त के पास जाएगा, RX के पास। कौन, AlCl3। AlCl3 कहेगा भाई तू ही अपना लोन पेयर दे दे मुझे, AlCl3 कहेगा भाई तू ही अपना लोन पेयर दे दे मुझे। तो AlCl3 क्या करेगा, अब यहां से X बाहर निकालेगा और R जुड़ जाएगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के NHCOR इसका ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ गया R ग्रुप। ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दो, चाहे तो आप NHCOR ये बना लो, या आप पैरा पोजीशन पर यहां पर R ग्रुप को जोड़ दो, ऑर्थो या पैरा पर जोड़ दिया। हम चाहते थे वो हो चुका, लेकिन हम जो चाहते थे वो कराने के चक्कर में हमारा एनिलीन बर्बाद हो गया, हमारा मूल प्रोडक्ट जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे वो तो बर्बाद हो गया, वो तो बन ही नहीं पाया, ये तो कुछ और ही बन गया अमाइड। तो इस समस्या का समाधान भी है, इस समस्या का समाधान ये है कि आपके सामने जो ये 2 बन गए हैं इनका करा दो अब आप हाइड्रोलिसिस। देखो नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूं, बेंजीन का रिंग NHCOR और यहां पर आपने जोड़ दिया है R ग्रुप, या फिर आपने पैरा पोजीशन पर R ग्रुप जोड़ दिया है यहां पर, और ये हो चुका है NHCOR। इस समस्या का समाधान एक है वापस एनिलीन में कन्वर्ट कराने का, आप इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। मेरे भाई हाइड्रोलिसिस का की पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, हाइड्रोलिसिस का अगर की पॉइंट मैं आपको बताऊं तो आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का बॉन्ड काटेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का बॉन्ड काटेंगे, यानी ये वाला बॉन्ड कटेगा। यहां से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ दे दो H+, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ दे दो H+, मतलब जहां पार्शियल नेगेटिव है वहां आप H+ दे दो, जहां पार्शियल पॉजिटिव है वहां आप OH- दे दो, जहां पार्शियल नेगेटिव है वहां आप H+ दे दो, जहां पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव है वहां आप OH- दे दो। हो गया बेटा, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस होने से वापस आप जो एनिलीन चाह रहे थे वही एनिलीन आपको मिल जाएगा खूबसूरती के साथ। NH2 यहां पर R लगा हुआ या फिर इसका पैरा पोजीशन पर R लगा हुआ। तो अगर आप डायरेक्ट एल्काइलेशन कराने की कोशिश करते हैं एनिलीन का, कहने का मतलब यह है डायरेक्ट एल्काइलेशन एनिलीन का नहीं होता, उसका आपको प्रोटेक्शन कराना होता है। प्रोटेक्शन के साथ आप एनिलीन का एल्काइलेशन करा सकते हैं। डायरेक्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन नहीं होता है, डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होता है। नो रिएक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि AlCl3 जो होता है वो NH2 के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेता है, रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। सेम समस्या फिनोल में भी आएगी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल, सेम समस्या मेरे भाई फिनोल में भी आनी है,
सेम समस्या फिनोल में भी आनी है, क्योंकि फिनोल भी एनिलीन का एक तरह से भाई मान लो आप OH, इसके सामने आप RX AlCl3 ले आए, वेरी पुअर यील्ड मिलेगी आपको यहाँ पे, बहुत ही कम यील्ड मिलेगी आपको। OH R लगा हुआ ऑर्थो पर या R लगा हुआ पैरा पर, क्योंकि ये भी एक्टिवेटेड है। अब सवाल वही उठता है, रिंग हाईली एक्टिवेटेड है, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर वाला कैटेगरी का है, लगभग सेकंड स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का OH है ना। OH एक्टिवेटर है, तो पुअर यील्ड क्यों मिला? वही कारण सेम, AlCl3 इससे बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहां भी हमें क्या करवाना पड़ेगा? प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा। यहां भी अब प्रोटेक्शन करवाएंगे, और किससे प्रोटेक्शन करवाते हैं? TSCl से क्लियर, TSCl से टोल्विन पैराक्लोरो, उससे हम करवाते हैं यहां से सल्फोनिल क्लोराइड, पैराक्लोरो सल्फोनिल क्लोराइड, यहां से हम करवाते हैं TSCl से इसका प्रोटेक्शन। यहां से H निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा OTS में, पैराक्लोरो सल्फोनिल क्लोराइड, क्लियर, OTS में कन्वर्ट हो गया, OTS में कन्वर्ट हो गया। यहां पे हो गया इसका प्रोटेक्शन, यहां पर हो चुका है इसका प्रोटेक्शन, ठीक। अब आप करवाओ, प्रोटेक्शन हो गया, अब ये उधर भी जा रहा लोन पेयर, इधर भी आ रहा लोन पेयर। अब आप इसके सामने लेकर के आए RX AlCl3, आराम से OTS की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। R प्लस ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आप कहीं भी लगा लो, OTS पैरा पोजीशन पर, और बाद में क्योंकि आप डिजायर्ड चाहते थे तो इसका हाइड्रोलिसिस करा लो। हाइड्रोलिसिस का सेम तरीका, यहां से ये बॉन्ड काटोगे, इधर H प्लस दे दो, इधर OH माइनस दे दो, यहां से इधर H प्लस दे दो, इधर OH माइनस दे दो, ठीक। तो फिनोल के OH के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आपको एल्काइल ग्रुप लगा हुआ मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एनिलीन का और फिनोल का डायरेक्ट नहीं होता है, इनका अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाना है तो यहां पर आप प्रोटेक्शन के साथ करवाते हैं, बिना प्रोटेक्शन के आप नहीं करवा पाते, क्लियर। आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है वो वास्तव में एक पॉलीसब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। कैसे? देखो जानते हैं। जैसे मान लो आपने बेंजीन का रिंग लिया, CH3Cl AlCl3 सब कुछ ठीक था, अब सॉल्यूशन में कुछ मोल ये बन चुका है, इसे कहते हैं टोल्विन, क्लियर। अब सॉल्यूशन में कुछ मात्रा में ये है, सॉल्यूशन में कुछ मात्रा में ये भी है। अब आया वापस से CH3Cl AlCl3 के साथ, AlCl3 ने अपना काम किया, CH3 प्लस जनरेट किया। अब CH3 प्लस यहां खड़ा है, CH3 प्लस देख रहा है, ऐसे खड़ा होके देख रहा है CH3 प्लस, इधर देखता है उसको बेंजीन दिखाई देता है, इधर देखता है उसको टोल्विन दिखाई देता है। बताओ बेंजीन की तरफ जाएगा कि टोल्विन की तरफ जाएगा, और क्यों? यहां खड़ा है CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, पहले उसको सिर्फ बेंजीन दिख रहा था तो वो बेंजीन की तरफ गया, टोल्विन बना दिया। अब वापस से CH3 प्लस जनरेट हुआ, अब उसको टोल्विन भी दिख रहा है, उसको बेंजीन भी दिख रहा है। बताओ वो किधर जाएगा? आप कहोगे वो देख के जाएगा। अब उसके पास चॉइस हो गई ना, पहले जब चॉइस नहीं होती तो वो कहीं भी जुड़ जाता है, लेकिन अब उसके पास अगर चॉइस हो गई तो वो चॉइस के अकॉर्डिंग जाएगा, कि वो कहां पे जाकर के जुड़े, चॉइस के अकॉर्डिंग जाएगा, क्लियर। तो अब जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो वहीं जाएगा, नो डाउट। इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या एक्टिवेटेड रिंग है, आप ये कह सकते हो। तो यहां जुड़ने की बजाय अब ये एक्टिवेटेड रिंग से जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन से जुड़ जाएगा। एक CH3, 2 CH3 अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हो तो इसे जाइलीन कहा जाता है। ये हो चुका है ऑर्थोजाइलीन, इसी तरह से पैराजाइलीन भी बन जाएगा साथ में। इसी तरह से इसके सामने कौन बन जाएगा? पैराजाइलीन, ये पैराजाइलीन भी बन जाएगा, ऑर्थोजाइलीन पैराजाइलीन बन गया। अब फिर फर्दर आया CH3Cl AlCl3, पहले तो उसके सामने 2 ही रास्ते थे, अब उसके सामने 3 रास्ते हो चुके हैं।
अब उसके सामने तीन तीन रास्ते हो चुके हैं। तीन तीन रास्ते कौन से? अब इधर देख रहा है बेंजीन, इधर देख रहा है टोल्यूइन, इधर देख रहा है जाइलिन। तो नो डाउट अब वो कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा कहां है? इसी में, क्योंकि दो दो एक्टिवेटर जुड़े लगे हुए हैं। तो ये फर्दर रिएक्शन होती चली जाएगी, फर्दर रिएक्शन विद जाइलिन। तो जाइलिन के साथ अब रिएक्शन करेगा, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो हम जो कराना चाह रहे थे, हम तो सिर्फ इससे टोल्यूइन बनाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कुछ और हो गया कुछ और। परख नली में जब रिएक्शन चलती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता मेरे भाई, हमारे हाथ में नहीं होता। ये केमिस्ट्री बोर्ड पे लिखना तो हमारे हाथ में है, लेकिन एक्चुअली ये प्रयोगशाला में जब होता है, ये लेबोरेटरी में जब होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब अपने आप होता है। हम तो क्या कर सकते हैं? हम एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में हमने बेंजीन डाला, बेंजीन में हमने CH3Cl डाला, AlCl3 डाला और टेस्ट ट्यूब को रख दिया। अब हम सोच रहे हैं टोल्यूइन बनेगा, ये प्रकट हो गया जाइलिन बन के। अरे भाई क्या हो गया? हम चाहते थे कुछ और हो गया कुछ और। लेकिन तोड़ हर चीज का होता है। इंडियन आर ऑलवेज जुगाड़ू। जुगाड़ के बिना तो भारतीयों का काम जुगाड़ के बिना चलता ही नहीं है। वैक्सीनेशन शुरू हुआ, कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तो मैं किस्सा बताता हूं, कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, ठीक है। तो भाई वैक्सीन लग रहा है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ। बौखला गए सब, शहर वाले, जयपुर वाले, कोटा वाले, ये सब बौखला गए। ये कह रहे हैं कि नहीं वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराओ। एक रजिस्ट्रेशन के लिए 10-10 आदमी अपना लैपटॉप, कोई मोबाइल लेकर के बैठा, कट टिक कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फैन। गांव का आदमी वो बिल्कुल शांत बैठा खाट पे, चारपाई पे बैठा बिल्कुल एकदम। उसे कोई, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कंप्यूटर, तो वो रजिस्ट्रेशन कहां से कराएगा? अब क्योंकि उसको अपने आप पर भरोसा है, उसको अपने आप पे भरोसा है। इतनी देखो, टेक्नोलॉजी अलग है, टेक्नोलॉजी अपनी अलग है। उसे टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं, उसे मतलब ही नहीं है। पर टेक्नोलॉजी से तो मतलब उनको जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो, वो तो डिपेंडेंट ही नहीं है, उसे तो अपने आप पर भरोसा। बोले क्या हो गया? बोले यार वैक्सीन लग रही है। बोले कहां लग रही है? बोले चलो फलाने हॉस्पिटल में लग रही है। हॉस्पिटल में गया, बोले वैक्सीन, बोले रजिस्ट्रेशन पर्ची कहाँ है? बोले कौन सी रजिस्ट्रेशन की? क्या ऑनलाइन? क्या ऑनलाइन क्या होता है? प्लान बनाया। बोले ये रजिस्ट्रेशन करा के आ कहां से रहे हैं? बोले आसपास के गांव से आ रहे हैं। बोले गांव को ही सील कर दो, पूरे गांव को सील कर दो। मैं बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं, पूरे गांव को सील कर दिया उन्होंने। गांव वाले 10 लड़के हुए, 2 लड़के इस रोड पर खड़े हो गए, 2 लड़के उस रोड पर, 2 लड़के खड़े हो गए, हाथ में लठ ले लिया। बोले आ पहले लगवा के दिखा गया वैक्सीन। चले गए वहां, CHC का घेराव कर लिया हॉस्पिटल का। बोले बता वैक्सीन लगा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पर्ची दूं तेरे को? लठ लेके गया, बोले ये रहा रजिस्ट्रेशन। क्या इससे भी बड़ा और कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले नहीं मेरे बापू लगा रहा हूं, तेरे इंजेक्शन लगा रहा हूं। तो ये है, तो भारतीय जब तक आदमी उसको जुगाड़ पर इतना ज्यादा भरोसा होता है ना कि हाँ भाई ऐसा काम है, ऐसा करना है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। बोले कैसे होगा? मैं हूं ना, तो जब मैं हूं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो कर ही दूंगा काम। तो इस तरह से जुगाड़ू। तो हम चाह रहे थे टोल्यूइन बनाना, पर जाइलिन हो गया। तो अब देसी जुगाड़ देखो क्या हुआ। देसी जुगाड़ क्या हुआ? बोला यार दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां खड़ा है, तो जब इसको बेंजीन दिखता है तब तो ये बेंजीन की तरफ जाता है, लेकिन जब इसको बेंजीन और टोल्यूइन दोनों दिखने लगते हैं, तब ये टोल्यूइन की तरफ भागने लगता है, बेंजीन की तरफ देखता तक नहीं है। तो बोले बेवकूफ हो, अगर ऐसी चीज है तो इसको टोल्यूइन दिखाओ ही मत, इसको दिखाओ ही मत टोल्यूइन। बोले क्यों, कैसे नहीं दिखाई? ये तो देखेगा। अरे बोले यार बेंजीन को इतना ज्यादा ले लो, इतना ज्यादा एक्सेस में ले लो कि ये जिधर देखे उधर बेंजीन ही बेंजीन दिखे, और टोल्यूइन तो कहीं उनके बीच में फंस गया गलियारे में। तो जब इसको टोल्यूइन दिखेगा ही नहीं, तो ये टोल्यूइन पर अटैक कैसे करेगा? इसको दिखाओ ही बेंजीन, इसके सामने लेकर के ही बेंजीन आओ, तो ये अटैक किस पर करेगा? बेंजीन पर। जुगाड़ू ऑलवेज रॉक्स बेटा, इंडियन ऑलवेज रॉक्स। तो ये है भारतीयों की कहानी, भारतीयों की अद्भुत मिसालें हैं ये। तो क्या है कहानी की, अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहते हैं, अगर आप टोल्यूइन तक ही रोकना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बेंजीन को एक्सेस में ले लीजिए, एक्सेस में ले लेंगे इसे, तो टोल्यूइन अपने आप कम दिखेगा, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने लगेगा। ठीक है। अब अगर मान लो कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन भी गया, जाइलिन बन भी गया मान लो, तो क्या हो गया? हमारे पास जुगाड़ अभी तो बताया, अनडिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल को हटाने का तरीका। अगर कोई अनडिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल कहीं जाकर के आपसे गलती से जुड़ गया, आज की क्लास जब शुरू हुई थी तब मैंने यही तो बताया था
कि बेंजीन का रिंग पर अगर कहीं अनडिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जुड़ गया और आप चाहते हैं कि अनडिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल यहां से हट जाए, तो क्या करो, इप्सो अटैक H+ बापू H+ को लेकर के आओ, वो H+ आएगा, CH3+ को भगा देगा, बोले भाग यहां से, और H+ उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा जाकर के। CH3+ गलियों में भागा भागा फिरेगा, गलियों में भागा भागा फिरेगा, कहां जुड़ू, अब बेंजीन पटक दे एक्सेस में, तो इप्सो अटैक करा के बेंजीन एक्सेस में डाल दे साथ में। तो जैसे यहां से CH3+ दिखे निकलेगा, उसे दिखेगा सामने बेंजीन, वो बेंजीन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर आपको बनाने हैं तो पहला ये है कि आप बेंजीन को एक्सेस में ले लीजिए, और दूसरा अगर मान लो कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड बन भी गया तो आप इप्सो अटैक करवा के उसमें एक्सेस में बाहर से बेंजीन डाल दो, तो जैसे ही CH3+ यहां से निकलेगा, जैसे ही CH3+ यहां से निकलेगा, वो दूसरा वाला बेंजीन जो दिखेगा उसके साथ जाकर के लग जाएगा। क्लियर? बेंजीन तो डालना पड़ेगा क्योंकि वापस हो सकता है इसी पे चिपक जाए। CH3+ कहां जाएगा बेचारा, मर जाएगा ये। ऐसे तो ये अगर इसको इप्सो अटैक करा के भगा दोगे तो कहीं ना कहीं तो जाकर के इसको भी जुड़ना ही है, कहीं तो मरेगा ये। तो क्या करोगे आप, बेंजीन डाल दोगे। आप क्या करोगे, बेंजीन डाल दो एक्सेस में। जुगाड़ू ऑलवेज रॉक्स, नालायक, भारतीय होने पर गर्व करो। आओ, हाँ देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन मस्ट बी इन एक्सेस अमाउंट, बेंजीन को एक्सेस में ले लो या तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। और अगर आपसे बन भी गया गलती से तो आप इप्सो अटैक करा दो, डी अल्काइलेशन प्रोसेस करा दो। इप्सो अटैक H+ ले लिया और H+ के सामने एक्सेस में बेंजीन ले लिया, यहां से CH3+ निकलेगा और इस बेंजीन पर आकर के लग जाएगा। यहां से आपको वापस से क्या मिल जाएगा, टोल्यूइन मिल जाएगा। वापस से आपको क्या मिल जाएगा, टोल्यूइन मिल जाएगा। ये है कहानी, ये है कहानी। अब आगे चलते हैं, देखो अब आगे चलते हैं, ध्यान देना। मेटाजाइलिन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो एंड पैराजाइलिन। बहुत बड़ी खास बात आ गई है बेटा ये, कि मेटाजाइलिन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इससे। अब एक रेल लाइन बिछा रहा हूं नहीं, जिस पर तुम्हें रेल दौड़ानी 1000 की स्पीड से दौड़ाएंगे आज, नालायक। देखो, एक है मेरे पास मेटाजाइलिन, देख ले एक बार, देख ले मेरे भाई एक बार, ये है मेटाजाइलिन, ये है मेरे पास मेटाजाइलिन। क्या है मेटाजाइलिन है? नहीं नालायक, अभी तो टोल्यूइन था। अब ये हुआ है मेटाजाइलिन, अब ये हुआ है मेटाजाइलिन। और एक है मेरे पास ऑर्थो या पैराजाइलिन, एक ही बात है, किसी की भी बात कर लो। ये है मेरे पास ऑर्थो या, ये ऐसी बात बता रहा हूं ना तुम्हें कि ये मास्टरों को भी नहीं पता होती, नालायकों। ये बहुत रिसर्च से आती हैं ये चीजें, तुम्हें तो कोई वैल्यू तो है नहीं, नालायक हो तुम सबके सब। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। नालायक कह रहा है गुरुजी कि मैं भी मेहनत करता हूं, तो क्या करता है नालायक, मेहनत। हाँ गुरुजी कर रहा हूं, ठीक है कर ले, आजा। देख, यहां से H हाइपर कॉन्जुगेशन कराना जानता है क्या गुरुजी? मिस हो गया दिमाग से, नालायक मिस हो गया दिमाग से। आजा देख, हाँ ये H अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर, ये H अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। यही होता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में, यही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो आप जब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन करा रहे होंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड CH2 H पर पॉजिटिव, यहां पर हो चुका है डबल बॉन्ड H पर पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये CH3 यहां लगा हुआ है। ठीक, ये हो गई ऑर्थो में चीज। अब आ जाओ हम मेटा पे बात करते हैं। मेटा पे जब हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा होगा ये वाला, तो मैं सीधा ही बना रहा हूं, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये CH3 लगा हुआ है, और ये हो चुका है डबल बॉन्ड CH2 H पर पॉजिटिव। क्लियर है? आ जाओ, अब ये नेगेटिव चार्ज करेगा रेजोनेंस। मान लो इसको रेजोनेंस कराए, कहां चला गया? पैरा पोजीशन पर चला गया। रेजोनेंस करा भी लिए तो ये कहां चला गया? पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चला गया। पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आया, यहां पर CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 H पर पॉजिटिव। अब तुम मेरे को सोच के बताओ, आपके सामने ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, आपके सामने ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 और ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2। बताओ, खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ। बहुत गहरी बात मैंने तुम्हें सिखा दी है। अब मत कहना नालायकों कि गुरुजी समझ में नहीं आई, नालायक कह रहा है समझ में नहीं आई। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2, तो बताओ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 और 2 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? आप कहें गुरुजी ये तो अंधे को भी दिख रहा है। कैसे? क्योंकि CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। प्लस आई के कारण इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ये घटा देगा। डायरेक्ट प्लस आई लग रहा है यहाँ पे डायरेक्ट प्लस आई CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट प्लस आई नहीं मिल रहा,
यहां पर CH3 का डायरेक्ट प्लस आई नहीं मिल रहा। CH3 का डायरेक्ट प्लस आई ना मिलने के कारण ये ज्यादा स्टेबल है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। ये क्या है? कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। इसलिए हम कह रहे हैं कि मेटाजाइलिन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैराजाइलिन, क्योंकि वो पैराजाइलिन होगा तो भी वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके तुम देख लो पैरा पोजीशन पर आ रहा है। पैराजाइलिन होता अगर यहाँ CH3 लगा होता, अगर यहां पर CH3 ग्रुप लगा होता तो वो उसको प्लस आई इफेक्ट से अपने अनस्टेबल कर देता। इसलिए हम कहते हैं कि मेटाजाइलिन में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो अपोज नहीं करती हैं एक दूसरे का, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है मेटाजाइलिन में। मेटाजाइलिन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैराजाइलिन। ठीक, आ जाओ अब समझना एक बात समझना ध्यान से एक बात समझना कि मान लो ये टोल्विन है, मान लो आपके सामने क्या है? टोल्विन। अब इस टोल्विन के सामने आप लेकर के आए CH3Cl AlCl3, CH3Cl AlCl3 लेकर के आए। ये क्या जनरेट करके देगा आपको? CH3 पॉजिटिव जनरेट करके देगा, यही तो जनरेट करके देगा। ये है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर एक्टिवेटर है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये CH3 प्लस मान लो ऑर्थो पोजीशन पर जाकर के जुड़ गया, ऑर्थो पोजीशन पर जाकर के जुड़ गया। ये बॉन्ड आपने इसकी तरफ शिफ्ट कर दिया तो यहां बना यहां बना ये वाला CH3 यहां पर जुड़ गया, ये H है यहां पर, ये CH3 है और यहां पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब देखो अगर आप इसको मेटा पर जोड़ते तो क्या दिक्कत आ जाती? मेटा पर जोड़ते तो क्या दिक्कत आ जाती? मेटा पर जोड़ देते अगर आप इसे CH3Cl AlCl3 तो यहां से आप CH3 प्लस बनाते, यहां से आप CH3 प्लस बनाते और इसे मान लो आप मेटा पर जोड़ देते, मेटा पर जोड़ते तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाता, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाता और कुछ ऐसा बनता CH3, ये यहां पर आ जाता पॉजिटिव चार्ज और ये CH3, ये CH3। क्लियर? रेजोनेंस कराते भी तो इसको डायरेक्ट प्लस H नहीं मिलता, ये स्टेबल बाई प्लस H, स्टेबल बाई प्लस H, और यहां पर प्लस H मिलेगा ही नहीं क्योंकि रेजोनेंस कराओगे यहां पॉजिटिव आएगा फिर यहां चला जाएगा, इसके डायरेक्ट प्लस H इसको ये 3 अल्फा H का फायदा नहीं मिल पाएगा यहां पे। तो यहां नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा विद पॉजिटिव चार्ज, नो हाइपर कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, विद पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं होगा यहां पर। ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बाई प्लस H। तो आप यहां लिखेंगे, आप समझना ध्यान से कि क्या समझा रहा हूं। ये बातें जब मैं बताता हूं ना तब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इजी तो चल रहा है, पर ये बातें बहुत डेप्थ की हैं यार। मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा तुम्हें, लेकिन हां इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, मैं कैसा भी पढ़ा रहा हूं, कैसा भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सब सेकेंडरी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। पर जो तुम कंटेंट पढ़ रहे हो ना, तुम लिख के ले लो बेटा, गारंटी से लिख के ले लो। तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, अगर तुम्हें ये ऑर्गेनिक का कंटेंट जो यहां चल रहा है ये मिल जाए, तुम मुझे ला करके दिखा देना बेटा। मैं मान जाऊंगा तुम्हें कि हाँ यार तुम भी कोई चीज हो, और तुम उसके बाद जो कहोगे वही होगा। ये मिलेगा ही नहीं तुम्हें कहीं, इसलिए बहुत ध्यान से समझो। ये तुम्हारे लिए एक एक चीज चुन चुन के लाई जाती है। कल वाली वीडियो 1 घंटे 54 मिनट यानी अप्रोक्स 2 घंटे की वीडियो थी। 2 घंटे का वन शॉट रिकॉर्ड होता है। पानी भी नहीं पीता मैं 2 घंटे में। तुम 2 घंटे का नालायक एक साथ देख नहीं सकते, मैं 2 घंटे एक साथ रिकॉर्ड करके चला जाता हूं। यहां पर वन शॉट वीडियो, एक ही वीडियो बनता है 2 घंटे का लगातार, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी कंटिन्यूटी ना टूटे। लेकिन तुम नालायक समझते कहाँ हो? समझो चीजों को यार, समझो। जिस दिन तुम अपने लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर दोगे ना, उस दिन तुम दुनिया में कोई भी जंग हो उसको इस तरह से जीत लोगे कि लोग लोहा मानेंगे तुम्हारा। आओ, हाँ, तो ये स्टेबल बाई प्लस H, ये स्टेबल नहीं है, तो ये बन गया मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, ये बना मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, और ये है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, ये है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है। ठीक है, अब देखो, अब देखना यहां से, इसको सरका देते हैं साइड में। हाँ, अब देखो ध्यान देना, यहां से जो H निकला
माइनस H प्लस बाद में निकल जाएगा बाहर, माइनस H बाहर निकल जाएगा H प्लस, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑर्थोजाइलिन, और यहां से H प्लस निकालने के बाद माइनस H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन देकर के निकल जाएगा, यहां से बनेगा मेटाजाइलिन, यहां से बनेगा मेटाजाइलिन। हम ये देख चुके हैं कि ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है ऑर्थोजाइलिन, और मेटाजाइलिन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। तो ध्यान देना, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल लेकिन प्रोडक्ट कम स्टेबल, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट कम स्टेबल है, ये जल्दी से बनेगा भाग के, क्योंकि सारी कहानी तो इंटरमीडिएट पे डिपेंड कर रही है, वीलैंड कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड कर रही है। जितना स्टेबल वीलैंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उतनी ज्यादा तेज गति से होगी, रिएक्शन ये तेज गति से होगी, लेकिन ये रिएक्शन धीरे 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 होगी, बहुत धीरे धीरे, सेलेक्टिव टाइप की रिएक्शन हो गई, ये नॉन सेलेक्टिव मैनर में आगे बढ़ेगा। जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कम स्टेबल, उसे कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, उसे कहा जाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट केसीपी, इसे कहते हैं केसीपी। और जिसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल वो धीरे धीरे बनेगा, उसको जबरदस्ती धक्के मार मार के बनाना पड़ेगा, चल आगे चल आगे चल आगे। ये जा नहीं रहा, बोले मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं स्टेबल कम हूं, मैं स्टेबल कम हूं, मैं नहीं बनूंगा नहीं बनूंगा, उसके थप्पड़ मारेंगे, बोले जा आगे नालायक जा आगे नालायक, बोले मैं नहीं जा रहा नहीं जा रहा, फिर धक्का मार रहे हैं, बोले जा आग लगा दे, आग लगा दे भाग जाएगा, ठीक है। तो जिसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल लेकिन प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनना है, तो इसे हम कहा जाता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर, ये बनेगा नहीं अपने आप इस बात पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये कम स्टेबल बन रहा है ना। एक तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई काम को तुझे करना है लेकिन बीच में ये बाधा है, इसको पार कर, और एक ये है कि बीच में बाधा ही नहीं है, फूलों का रास्ता, एक तो ये कांटों का रास्ता है, कांटों के रास्ते पे चल के तू स्वर्ग पे पहुंचेगा, और एक ये कि फूलों के रास्ते पे पहुंच के तू नरक में पहुंचेगा। बोले गुरुजी मैं नरक में पहुंच जाऊंगा, पर मैं चलूंगा फूलों के रास्ते पर, मैं कांटों में नहीं चुभूंगा। बोले जितने दिन जी रहा हूं इतने दिन तो चैन से जीने दो, कल किसने देखा है, नालायक कह रहा कल किसने देखा है। हाँ देख, तो कहानी क्या है यार, कहानी क्या, बड़ा मजा आता है तुम लोगों के साथ यार, बड़ी कितनी अजीब सी बात है ना, ऐसे मतलब तुम लोग नहीं हो और तुम्हें फील करके पढ़ाना कि यार अगर ये मेरे सामने होता, ये मेरे सामने होता, मेरे सामने ये भाटिया होता तो मुझे कैसा लग रहा होता, क्या हो रहा होता, है ना। बड़ी 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 बातें। खैर देखो, तो धक्के मार मार के आगे भेजेंगे ताकि स्टेबल बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होगा। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है या जिसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, इसे कहा जाता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इसे कहा जाता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इसे कहा जाता है टीसीपी, टीसीपी, टीसीपी। तो ध्यान रखिएगा कि टीसीपी बनता है हाई टेम्परेचर पर और केसीपी बनता है लो टेम्परेचर पर, केसीपी बनता है लो टेम्परेचर पर, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, मान लो ये कोई भी रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट केसीपी में कन्वर्ट हुआ, जल्दी से कन्वर्ट होगा, और आगे जितना तेज गति से, पीछे भी उतना ही तेज गति से। टीसीपी में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे आगे जाएगा और धीरे धीरे पीछे आएगा, बहुत धीरे आगे गया और बहुत धीरे पीछे आया। ये 10 मॉलिक्यूल आगे गए, 10 में से 5, 10 के 10 वापस आ गए जल्दी, फिर वापस इक्विलिब्रियम इस तरह से बना। या 10 में से कोई एक इधर जाएगा, 10 में से कोई एक इधर जाएगा, तो धीरे 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 करके सारा केसीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, टीसीपी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये है कहने का कि अगर हाई टेम्परेचर कर दिया जाए, अगर हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो सारा केसीपी, सारा केसीपी टीसीपी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। याद करो 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन में एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते थे, नालायक को भूल जाते हो हाइड्रोकार्बन में। तो केसीपी टीसीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखो। आगे चलेंगे, आगे चलो। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल आया, यहां आकर के जुड़ा, एक जुड़ा मेटा पर, तो यहां से ये स्लाइड मैं बता चुका हूं आपको, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, बता देता हूं, CH3। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ा, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये एरो साइन गलत लग गया। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आकर के जुड़ा ऑर्थो पोजीशन पर, यहां पॉजिटिव स्टेबल इंटरमीडिएट,
स्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है, और यहां से प्रोडक्ट बना ये CH3E, और यहां से अगर आपने मेटा पर जोड़ दिया पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रोफाइल और ये CH3, तो ये होगा लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, और यहां से प्रोडक्ट बना ये CH3 और यहां पर जुड़ गया E, ये कहलाएगा TCP, ये कहलाएगा KCP। ठीक, अब चलो आगे। तो CH3Cl AlCl3 नॉर्मल वाला लिया, नॉर्मल वाला लिया तब तो क्या बनाओगे KCP, अगर हाई टेम्परेचर नहीं है तब तो ऑर्थो या पैरा, ये वाला नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑर्थो या पैरा वाला बनाओगे। एट नॉर्मल टेम्परेचर KCP बनेगा, एट नॉर्मल टेम्परेचर पर KCP बनेगा, KCP बनेगा, KCP बनेगा। लेकिन अगर हीट का साइन, हीट हाई टेम्परेचर कर दिया तो मेटाजाइलिन मेजर प्रोडक्ट होगा। मेटाजाइलिन हालांकि ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है, फिर भी हाई टेम्परेचर पर मेटाजाइलिन मेजर प्रोडक्ट होता है। एट हाई टेम्परेचर मेटाजाइलिन यानी TCP बनता है, हाई टेम्परेचर पर TCP बनता है। और अगर आप KCP को हीट कर देते हो तो धीरे धीरे सारा KCP किस में कन्वर्ट हो जाता है, TCP में कन्वर्ट हो जाता है। सारा का सारा ऑर्थोपैराजाइलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटाजाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर। तो ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर पर टोल्विन का फ्रिडल क्राफ्ट करवाते हैं तो मेटाजाइलिन बनता है, भले ही ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम रखते हैं, आप रूम टेम्परेचर रखते हैं, तब ऑर्थोपैरा डायरेक्टर की तरह वो एक्ट करता है, जिसे हम KCP कहते हैं। और अगर हम ऑर्थोपैराजाइलिन को हीट कर दिए तो वो मेटाजाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज TCP। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे देखो, अल्काइलेशन थ्रू एल्कीन एंड अल्कोहल, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होगा बताओ, H+ आएगा, H+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल, एल्कीन पे क्या करेगा, जुड़ जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। H+ आया, H+ आके यहां जुड़ जाएगा ताकि 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बने, CH पर पॉजिटिव और यहां पर जोड़ दिया CH3, ये हो गया रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। जोड़ दे बेंजीन रिंग पर AES करा दे, क्यूमीन बना ले, CH CH3 CH3, ये हो गया आपका क्यूमीन, क्यूमीन बन गया। बहुत सरल है, बहुत सरल है। बता, OH के सामने H+ ले आए क्या होगा, OH के सामने H+ ले आए क्या होगा, CH3 CH2, OH, H पर पॉजिटिव लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, H2O माइनस का H2O, CH3 CH2 पॉजिटिव। रीअरेंजमेंट हो सकता है तो कराएंगे, ये फ्रिडल क्राफ्ट नहीं है, नालायक, ये अलग चीज है। ठीक है, अब यार रीअरेंजमेंट होगा नहीं तो बेंजीन का रिंग पर सीधा इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, बेंजीन का रिंग पर इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे। इतना तो कर ही लोगे, नालायक के इतना भी नहीं कर सकते। अरे ये तो ऑर्गेनिक सीखते सीखते इतने दिन हो गए, क्या ये भी नहीं कर सकते क्या? हाँ ना तो बोल दो, अरे हाँ या ना कर लोगे, ठीक है। अरे एल्कीन पर, नालायक, एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं पढ़ाया तुम्हें, और अल्कोहल पे अगर H+ डाल दिया जाता है तो वो अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, H2O बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो देखो अब है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन का रिंग पर NO2 लगा हुआ है, NO2 माइनस है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होता है, हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग, हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग होगी ये, हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल नजदीक ही नहीं आएगा, यहां तो नो रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल नजदीक ही नहीं आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं आ सकता, न्यूक्लियोफाइल तो आ सकता है। अरे मेरे भाई, न्यूक्लियोफाइल तो आ सकता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं भेज सकते तुम, AES तो नहीं करा सकते, पर न्यूक्लियोफाइल तो भेज सकते हो। अरे यहां पर अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाए, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पर जुड़ेगा और यहां पर देख, अरे नालायक, गुरुजी बता दो, लिख के बता दिया करो, बता दे नालायक को लिख के, NU यहां आकर के जुड़ गया तो NU तो पॉजिटिव पर जुड़ा होगा ना, वो भी बता दो गुरुजी, नालायक वो भी बता दो। देखो ध्यान से, बेंजीन का रिंग NU माइनस इसके नजदीक आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और यहां पर आया नेगेटिव NO2 और ये जुड़ गया यहां पे न्यूक्लियोफाइल स्टेबल। बाद में यहां से H को H माइनस के रूप में बाहर निकाल दो और यहां पर डबल बॉन्ड बना दो पॉजिटिव। क्लियर, NU न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इसे।
इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं आ सकता पर न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो RLiO कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है वो R- जनरेट करके देता है। कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है वो R- जनरेट करके देता है। तो R- Li+ ले लो, या यहाँ पे RNA भी ले सकते हो आप चाहो तो, R-Na+ ये भी ले सकते हो। तो ये क्या जनरेट करके देंगे? R- जनरेट करके देंगे। R- इज न्यूक्लियोफाइल, R- इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो फ्रिडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ रहा है यहाँ पे कौन जुड़ रहा है? न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है जाकर के। तो नाइट्रोबेंजीन में अगर आप अल्काइलेशन कराना चाहते हैं, अगर आप नाइट्रोबेंजीन का अल्काइलेशन कराना चाहते हैं तो आप RxAlCl3 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि R+ जाकर के नहीं जुड़ेगा, ये AES शो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ESR AES एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेगा। ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सपोर्ट करेगा। इसलिए इसके नाइट्रोबेंजीन के यानी कोई डीएक्टिवेटर अगर लगा है तो उसके पास आप भेजो न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अब है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। RCO जो ग्रुप होता है ना, RCO इसे कहते हैं असाइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? असाइल ग्रुप। इसे AC भी कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं? AC, असाइल ग्रुप। तो अगर बेंजीन का रिंग पर तुम अल्काइल R जोड़ने के बजाय RCO जोड़ना चाहते हो तो ये हो जाता है असाइल, ये हो जाता है असाइल। असाइल का जुड़ना असाइलेशन कहलाता है और बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। RCOCl ले लो, RCOCl मैंने ले लिया। अब इसके सामने डाल कोई लुईस एसिड, इसके सामने लुईस एसिड AlCl3 डाल दे। ये क्या करेगा? इससे बैक बॉन्डिंग करके इसको खींच के बाहर निकाल लेगा। इसको अगर खींच के इसने बाहर निकाला, इसको अगर खींच के इसने बाहर निकाला तो ये बना RC डबल बॉन्ड O पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करने के लिए तैयार बैठा है, बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबल कर देगा। RC ट्रिपली बॉन्डेड O पर पॉजिटिव। ये हो गया आपका रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। तो RCOCl AlCl3 ये कॉम्बिनेशन आपको क्या जनरेट करके देगा? ये जनरेट करके देगा RC ट्रिपली बॉन्डेड O पर पॉजिटिव। दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये जनरेट करके देगा। ये बेंजीन का रिंग पर कहां जाकर के जुड़ेगा? ऑर्थो पोजीशन पर। बेंजीन का रिंग पर कहां जाकर के जुड़ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर। कैसे जोड़े? ऐसे जोड़ ले। इस बॉन्ड को एक तरफ शिफ्ट करा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। क्लियर? आजा जोड़ दे। बेंजीन का रिंग और यहां पर जुड़ चुका है एक H है, यहां पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और ये बन चुका है COR, ये बन चुका है COR। और जो Cl- निकला था वो Cl- क्या करेगा? यहां से H को बाहर निकाल ले जाएगा, H+ को, और वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर बेंजीन का रिंग पर असाइल ग्रुप लग जाएगा RCOR। असाइलेशन हो गया, असाइलेशन हो गया। क्लियर? बेंजीन का रिंग पर COR ग्रुप का जुड़ना असाइलेशन कहलाता है। अब देखो कहानी क्या है, कहानी तो वही है, कहानी तो वही है। बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा मजबूत होगा इसका इसके साथ, उतना ज्यादा रिएक्शन तेज गति से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ज्यादा जल्दी होगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ एक दिक्कत है। ये Cl इसके साथ बैक बॉन्डिंग करे, लेकिन ये Cl इस O के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है, ये Cl इस O के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे भी तो डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ये सेकंड पीरियड का देखना, थोड़ा डेप्थ का बात बता रहा हूं। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का। 2p-pi 3p-pi टाइप का रेजोनेंस चल रहा है, 2p-pi 4p-pi टाइप का रेजोनेंस चल रहा है, 2p-pi 5p-pi टाइप का रेजोनेंस चल रहा है। तो 2p-pi 5p-pi टाइप का रेजोनेंस बेकार रेजोनेंस होगा, 2p-pi 5p-pi टाइप का रेजोनेंस बेकार रेजोनेंस होगा। अरे होगा या नहीं होगा नालायक? ये इसके साथ रेजोनेंस बेकार रेजोनेंस करेगा ना 2p-pi 5p-pi टाइप का। तो अगर बेकार रेजोनेंस किया, गुरुजी कौन सा नालायक यहाँ आई जोड़ दे। अगर यहाँ आई जोड़ेगा तो वो आई इसके साथ रेजोनेंस कंपैरेटिवली कम करेगा ना 2p-pi 5p-pi टाइप का। तो आई अगर जोड़ दिया तो वो मोर अवेलेबल, आई अगर जोड़ दिया तो वो ज्यादा अवेलेबल है किसके लिए? AlCl3 के लिए। AlCl3 आई को आराम से खींच के ले जाएगा, लेकिन F को नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि F तो इधर उलझा हुआ है रेजोनेंस में। और अगर F इधर रेजोनेंस कर रहा है तो उधर कैसे बैक बॉन्डिंग कर लेगा? तो मोर और लेस कहने का मतलब यह है कि आई जल्दी निकलेगा, आई जल्दी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और F देरी से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा।
है ना। तो और आई अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है, तो क्यों ना हम ऐसा मान लें कि लीविंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। हम भाई मोर और लेस बात तो ये है ना कि इलेक्ट्रोफाइल जितना जल्दी जनरेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा तेज गति से होगा। इलेक्ट्रोफाइल जितना जल्दी जनरेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के पीछे बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग तब होगी जब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर होगी, हाँ है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर अगर वो इधर उलझा हुआ है तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर नहीं है। अगर आई है तो आराम से निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी जनरेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। एफ है तो नहीं होगा। आई अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है, तो मैं क्यों ना ये कह दूं कि अगर अच्छा लीविंग ग्रुप है यहां पर तब तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, अगर अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। तो यहां पर क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। क्लियर। आई की लीविंग एबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें रेट ज्यादा होगी, इसमें कम होगी और इसमें और कम होगी। क्लियर। ये हो गया असाइलेशन। अब इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन वही 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन। 5 to 6 मेंबर AlCl3 लिया, इसको बाहर निकाल और यहां से ऑर्थो पोजीशन से ले जाके इस पे जोड़ दे। ऑर्थो पोजीशन से ले जाके इसको जोड़ दे। कितने मेंबर का, 1 2 3 4, 4 मेंबर का, 4 5 6 मेंबर का रिंग इंक्लूडिंग CO ग्रुप, 6 मेंबर का रिंग इंक्लूडिंग CO ग्रुप। ये लो, ये बन जाएगा, दिस इज इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन। अब एक बात बताओ मेरे को, इस बात से मुझे मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि रेट ऑफ अल्काइलेशन फास्ट होती है या रेट ऑफ असाइलेशन फास्ट होती है। अल्काइलेशन और रेट ऑफ असाइलेशन ये फास्ट होती है। आप सोच के बताना। आप बेंजीन का रिंग है, इसके सामने मैं RCOCl AlCl3 लाया, असाइलेशन हो गया। AlCl3 लाया, असाइलेशन हो गया। ये किसी रेट से हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन कराऊंगा। और इसके सामने मैं RCl AlCl3 लेकर के आया, ये हो गया अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मान लो इसका रेट R1 है, इसका रेट R1 है, मान लो इसका रेट R2 है। बताओ R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि सारी कहानी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी जनरेट हुआ, जितना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा तेज होगा। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल इसमें ज्यादा जल्दी जनरेट होगा कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें ज्यादा जल्दी जनरेट होगा। आप कहेंगे ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में उलझा हुआ है, ये लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में नहीं उलझा हुआ, यहां ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, मोर बैक बॉन्डिंग, यहां लेस बैक बॉन्डिंग, यहां लेस बैक बॉन्डिंग, तो यहां रेट कम होगी, यहां रेट ज्यादा होगी। R2 ग्रेटर देन R1। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इज फास्टर देन फ्रीडल क्राफ्ट रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा देरी से जनरेट होता है, जबकि अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, देखो हाँ जी। अब देखो महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, सवाल तो तुम्हारे सामने ये है मेरे भाई। देखो एक बार वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज करके आप इस प्रश्न को करने का प्रयास करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। अगर ये सवाल आपको आ गया ना तो मान लो कि अब तक की सारी कहानी आपको आ गई। अगर ये सवाल आपको आ गया, मान लो अब तक की सारी कहानी तुम्हें आ गई। समझेंगे इस प्रश्न को, इस प्रश्न को हम समझेंगे। आओ एक एक चीज करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न में। देखो हाँ, देखना ध्यान से, देखो बताना तो मेरे को। अब देखो HgCl2 पहला ही रिएक्शन में झोल हो गया। HgCl2 क्या करता है, ये एक लुईस एसिड है, ये एक लुईस एसिड है, तो 3 मेंबर का रिंग खुलने को तैयार। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है और रिंग को खोल देगा, रिंग को खोल देगा। क्लियर, कार्बोकैटायन जनरेट कर देता है। ये रिंग को खोल के कार्बोकैटायन जनरेट कर देगा, रिंग को ही खोल देगा। ये रिंग का बॉन्ड पेयर को एब्स्ट्रैक्ट करके रिंग को खोल देगा। रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर रिंग को खोला, रिंग को खोला, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यानी ये बन गया CH2 पॉजिटिव, CH2 CH3, ये बन गया, ये बन गया। क्लियर, क्लियर। HgCl2 एक जगह जुड़ा हुआ है, बाद में जैसा भी होगा। तो ये रिंग को खोल देगा, ये क्या कर देगा, रिंग को खोल देगा, इसका बॉन्ड पेयर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, इसका बॉन्ड पेयर एब्स्ट्रैक्ट
कर लेगा, रिंग का बॉन्ड पेयर अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, रिंग को खोल देगा, रिंग खोला जैसे ही वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ गया जाकर के, फिर जो H निकला वो जो जहां पर H का रिक्वायरमेंट है वो H का रिक्वायरमेंट वहां पर जाकर के फुलफिल हो गया। मान ले ऐसे हो गया यार, CH2 पॉजिटिव, CH2 माइनस, ऐसा खुल गया रिंग, ऐसा खुल गया, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा, जो H प्लस निकलेगा वो नेगेटिव को मिल जाएगा। रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होगा किसी प्रकार का, क्योंकि HgCl2 रीअरेंजमेंट नहीं होने देगा, उतना अच्छा लुईस एसिड नहीं है ये, है ना, पूरा खोल दे, ये हमने अज्यूम किया है कि ऐसा होगा। ठीक, देखो अब ध्यान दो, तो ये लुईस एसिड क्या करता है, HgCl2 3 मेंबर या 4 मेंबर का रिंग हो तो उसका बॉन्ड पेयर को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। AlCl3 होता तो रीअरेंजमेंट के साथ जुड़ता, तो A जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, बेंजीन का रिंग CH2CH2CH3, ये हो गया, दिस इज A। अब बताओ B क्या होगा, B है Br2H न्यू फोटो एलोजिनेशन। कहां रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजीन के पास रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो B जो होगा, B में आप कर दीजिए बेंजीन का रिंग और इसके सामने CH Br और यहां पर CH2CH3, ये हो गया, क्योंकि रेडिकल यही ज्यादा स्टेबल होता है। रेडिकल स्टेबिलिटी देखते, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, C जो होगा अल्कोहलिक KOH करेगा एलिमिनेशन, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन का रिंग CH डबल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, O3H2O, Zn नहीं है, ओजोनोलिसिस एरोमेटिक प्रोडक्ट, रिंग को मत काटना, अगर लिख दे एरोमेटिक प्रोडक्ट तो रिंग को नहीं काटना है, रिंग ऐसे का ऐसे रहेगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, बहुत सरल रिएक्शन, बीच में से बॉन्ड को काट दे, इधर भी O उधर भी O, तो इधर भी कार्बोक्सिलिक उधर भी कार्बोक्सिलिक, COOH एरोमेटिक प्रोडक्ट और नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट साथ में ये बनेगा CH3COOH, CH3COH, ये नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक प्रोडक्ट से मतलब है। एसएल हीट, सोडा लाइम हीट क्या करता है, जहां भी जितने भी कार्बोक्सिलिक है सब हटा देगा, COH ग्रुप हट गया, बेंजीन का रिंग बन गया E। अब सवाल में झोल है, अब देखो अभी अभी जो बात बताई वो बात यहां कैसे काम आती है, देखो नालायको देखो। अब देखो यहां ZnCl2 लिया तुमने, अब यहां पर Cl भी है, यहां पर असाइल ग्रुप भी है और यहां अल्काइल हैलाइड ग्रुप भी है। अब ये है कि पहले कौन सा जुड़ेगा, असाइलेशन पहले कराओगे कि अल्काइलेशन पहले कराओगे। हम जानते हैं अल्काइलेशन फास्टर देन असाइलेशन, बिना रीअरेंजमेंट के, क्योंकि ZnCl2 ले रखा है आपने, BCl3 AlCl3 और SbCl5 अगर ले ले लुईस एसिड तब तो वो रीअरेंजमेंट कराते हैं, उसके अलावा अगर कोई लिया तो वो रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। अल्काइलेशन इज फास्टर देन असाइलेशन, तो जो F बनेगा मेरे भाई वो बेंजीन का रिंग पर CH2 3 COCl, ये बन जाएगा F। अब ZnCl2 फिर से डाला तो अब होगा असाइलेशन, इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन, बेंजीन का रिंग, ये हो गया डबल बॉन्ड O। ZnHgHCl वोल्फ किश्नर रिडक्शन या क्लीमेंशन रिडक्शन, भैया बताया था, वोल्फ किश्नर नाचते नाचते कुछ कर गया, KOH अगर ले लेते हो, NH2 KOH अगर आप ले लेते हो तो वो वोल्फ किश्नर होता है, अदरवाइज क्लीमेंशन ZnHgHCl, इनका काम क्या है, कार्बोनाइल की मुंडी उड़ाना। ZnHgHCl क्या करता है, कार्बोनाइल की मुंडी उड़ा देता है, ये उड़ जाएगा यहां से, कार्बोनाइल की मुंडी उड़ाने का काम करता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो H जो बनेगा वो ये बनेगा, H जो बनेगा वो ये बन गया। मेटल हीट तब तक हाइड्रोजन खींचता है जब तक रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। नालायको देखो सवाल की खूबसूरती देखो, आई जो है वो नेफ्थेलीन। मेरे भाई यार तुम बात देखो यार ऑर्गेनिक की, ऐसे दिल नहीं आ जाता क्या तुम्हारा ऐसे सवालों पर। ये सीरीज जब एक बार होने लगती है ना तब ऐसे जो मजा आता है ना, जो मजा आता है तुम सोच भी नहीं सकते यार, क्या मजा आता है। हाँ नेफ्थेलीन, अब CH3Cl AlCl3 वापस से अल्काइलेशन, CH3 प्लस जनरेट होगा, कहां जाकर के जुड़ेगा, नेफ्थेलीन पर। कल बताया था यहां अल्फा ये बीटा, कहां अल्फा पोजीशन पर जाकर के यहां जुड़ता है ताकि पॉजिटिव यहां आए, वो रिंग एरोमेटिक बन जाए। तो जे कल बताया था नालायको, जे जो बनेगा बेंजीन का रिंग और यहां पर हो गया है CH3, यहां पर हो चुका है CH3। NBS क्या करता है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है बेंजाइलिक और अलाइलिक पोजीशन पर। तो बेंजाइलिक पोजीशन तुम्हारे सामने है, यहां पर ब्रोमिनेशन करा देना, यहां पर ब्रोमिनेशन करा देना, CH2Br, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट के, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट के। ये खूबसूरती है ऑर्गेनिक की, ये जो बात है ना, ये मजा तुम्हें सिर्फ ऑर्गेनिक दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता।
मुस्कुराइए, ठीक है। तुम्हारी मुस्कुराहट जो है ना, उसके पीछे बहुत लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। जब आप मुस्कुराते हो ना, ऐसे तुम्हारे माँ बाप की ऐसे छाती सी चौड़ी हो जाती है कि हमारा बेटा मुस्कुरा रहा है, वो खुश है, वो किसी भी कारण से खुश है, लेकिन वो ये जानते हैं कि आज अगर वो खुश है तो उसके निमित्त उसके कहीं ना कहीं कारण हम भी हैं, हमारे कारण हमारा बेटा खुश है। माँ बाप की सच्ची दौलत पता है क्या होती है? तुम हो नालायको, तुम। उन्होंने देखो, मैं कल परसों ये बैठ के सोच रहा था कि जैसे जैसे बाप बूढ़ा होता है, जैसे जैसे बाप बूढ़ा होता है, वैसे वैसे उसका बेटा जवान होता है। समझ रहे हो बात? जैसे जैसे ये बूढ़ा हो रहा है, वैसे इसका ग्राफ ढल रहा है और इसका ग्राफ चढ़ रहा है। मेरे भाई, वो अपने बुढ़ापे, जो जवानी उसने खो दी, वो जवानी तुम्हें जवान करने में लगाई है। और तुम जब जवान होते हो ना, तो तुम्हारी जवानी में वो अपनी जवानी ढूंढता है। तुम्हारे पिताजी जो है वो तुम्हारी जवानी में अपनी जवानी ढूंढते हैं कि मेरा बेटा जवानी जी रहा है, दैट मीन्स मैं ही जी रहा हूं। ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हें देखते हैं तब। और तुम ऐसे नालायक फुकरेपंथी वाली हरकतें करते हो, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, क्या बीतती होगी उस पे कि मेरे जवानी के दिन बर्बाद हो रहे हैं। नालायक जवानी के दिन, इधर देख, नालायक पढ़ाई लिखाई किया करो। तुम्हारे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरों की जुड़ी हुई है। मोटिवेशन का बस एक ही चीज है, एक ही चीज है। आप किसी बाजार में जाते हो, आप किसी भी गांव में किसी भी शहर में हो, आप उस बाजार में जा रहे हो, आप उस बाजार में गए, मान लो कितना ही सूट बूट पहन के चले जाओ, तुम्हारा नाम मान लो जो भी है, तो तुम्हें लोग वहां क्या कह के बुलाएंगे? यही कह के बुलाएंगे ना, बच्चे ही तो हो तुम, तो तुम्हें क्या कह बुलाएंगे? बोले राधश्याम इधर आ। बोले हाँ, बोले ये वजन उठवा मेरे को, या ये जा ये सब्जी पकड़ा दे उस फलाने को ठिकाने को, और बता क्या चल रहा है फलाने ठिकाने, और ये सब। बोले ये अपने राधश्याम है, ऐसे ही है। सोचो उसी बाजार में, सोचो उसी बाजार में तुम कलेक्टर बन के गए, उसी बाजार में तुम कलेक्टर बन के गए। फील करो यार सक्सेस को, फील करके देखो एक बार। जो तुम बनना चाहते हो ना, उसको जी के देखो एक दिन। जब तुम किसी गली में से गुजर रहे हो, तो उस गली में से ये मत कह के गुजरो कि तुम गुजर रहे हो, जैसे तुम बेवकूफ हो अभी नालायक, तो तुम ऐसे मत सोचो कि मैं गुजर रहा हूं। तुम ये सोचो कि यहां से एक डॉक्टर गुजर रहा है, यहां से एक आईटीएन गुजर रहा है, यहां से एक आईएएस गुजर रहा है, मैं एक आईएएस हूं। ऐसे गुजरो, तुम्हारे अंदर फील देखना क्या होगी। और उस चीज को हासिल करने के लिए प्लान बनाओ, लिख दो खून से अपने कामयाबी के किस्से, और कहो उस किस्मत को कि अगर है हिम्मत तो मिटा के दिखाओ। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, आओ आगे चलते हैं। अब हम रिएक्शन, एक छोटी सी रिएक्शन ले लेते हैं, गाटरमान-कोच रिएक्शन। गाटरमान-कोच रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, बेंजीन का रिंग CO प्लस HCl एक्वस साथ में ले लिया हमने, CO प्लस HCl साथ में ले लिया, और इससे बेंजल्डिहाइड बनेगा। इससे क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। एक्चुअली ये दो रिएक्शन है, गाटरमान-कोच और गाटरमान सिंथेसिस। सिंथेसिस में आप साइनाइड लेते हो और कोच में CO लेते हो, यही की पॉइंट है। कोच में CO लेते हो और सिंथेसिस में आप साइनाइड लेते हो, HCl लेते हो, बस इतना सा फर्क है। कोच गाटरमान, गटर जैसा दिख रहा है, गटर का ढक्कन बेंजीन, तो गाटरमान कोच रिएक्शन, कोच में आप क्या लेते हो? CO लेते हो, COH। गाटरमान कोच रिएक्शन में आप क्या ले लेते हो? CO लेते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो ध्यान से समझना कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। CO जो होता है उसका इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये H प्लस गया नेगेटिव के पास, ये H प्लस गया नेगेटिव के पास, और ये बन गया HC ट्रिपली बॉन्डेड O पर पॉजिटिव। दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अभी अभी हम असाइल में कर रहे थे, बस वैसा ही है। बेंजीन का रिंग के पास रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल गया, इसे इधर शिफ्ट कर दे, HC ट्रिपली बॉन्डेड O पर पॉजिटिव, ये अटैक यहां करा दे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। बता दे जरा क्या बन गया, यहां पर आ चुका है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, ये H, ये हो चुका है COH, यही तो। और बाद में फर्स्ट स्टेप में जो Cl माइनस गया, जो Cl माइनस है HCl का, वो Cl माइनस इस H प्लस को यहां से बाहर निकाल लेगा, यहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा और बेंजीन का रिंग पर COH लग जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। गाटरमान कोच रिएक्शन का मतलब है बेंजीन का रिएक्शन अगर COHCl के साथ करवा दिया जाए, कार्बोनाइल और एसिडिक मीडियम में उसे ले लिया जाए, तब बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और फिर फर्दर सोडा लाइम डाल दोगे, फिर बेंजीन बन जाएगा, फिर कुछ लगा लो, फिर कुछ लगा लो, यही तो है ऑर्गेनिक। गुर्जे लगाते रहो नालायक। हाँ देखो,
अगला रिएक्शन गाटरमान सिंथेसिस। सिंथेसिस में HCl लेना है बस और कुछ नहीं करना। कोच में CO लेना है, सिंथेसिस में HCl लेना है। कोच में क्या लेना? CO लेना। यही की पॉइंट है। कोच में क्या लेना है? CO। कोच में क्या लेना है? CO। कोच में क्या लेना है? CO। और सिंथेसिस में क्या लेना? HCl लेना। सिंथेसिस में क्या? HCl और कोच में क्या? CO। गाटरमान एक ही था, यानी गाटर कौन था? बेंजीन। उसने कोच बना दी, CO ले लिया कोच, और अगर सिंथेसिस ली तो HCl ले लिया, और साथ में वही H प्लस है, बेंजल्डिहाइड ही बनना है और कुछ नहीं होना। देखो कैसे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, H प्लस आएगा, इससे लोन पेयर ले लेगा, HC ट्रिपली बॉन्डेड N पर पॉजिटिव H, दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल RAE। अब तुम जानते हो कि बेंजीन का रिंग इसके पास आएगा, बेंजीन का रिंग इसके पास आएगा। कितना सरल देखो यार, बेंजीन का रिंग डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, इसने यहां बॉन्ड अटैक मारा, ये यहां चला गया, यही तो हुआ। और बाद में फर्स्ट स्टेप में जो Cl माइनस था, HCl मान लो, H प्लस डाइल्यूट H प्लस मतलब डाइल्यूट HCl मान लो, तो यहां पर मैंने जोड़ दिया, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, या मैं पॉजिटिव नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट ही जोड़ देता हूं, ये बेंजीन का रिंग, और यहां पर हो चुका है CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH। अब क्योंकि डाइल्यूट है मतलब पानी है, तो यहां हाइड्रोलिसिस इंक्लूड होगा, डाइल्यूट है मतलब पानी है, और यहां पर हाइड्रोलिसिस इंक्लूड होगा, यहां पर हाइड्रोलिसिस इंक्लूड होगा, हाइड्रोलिसिस। तो बॉन्ड काटो, बॉन्ड काटो, बॉन्ड काटो, बॉन्ड काटिए, और आप क्या करेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने बॉन्ड काट रहे हो, हाइड्रोलिसिस का की पॉइंट, जितने बॉन्ड काट रहे हो उतने गिन के H2O काट लो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ OH देना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H प्लस देना है, OH माइनस H प्लस, पहला बॉन्ड कटा, और दूसरा बॉन्ड फिर से कटा, इधर OH माइनस, इधर H प्लस, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, H2O बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा CHO, और साथ में कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा? NH3। तो गाटरमान कोच यानी बेंजीन का रिंग का रिएक्शन अगर आप करवा दें किसके साथ? COHCl के साथ, तब बेंजल्डिहाइड बनता है। लेकिन अगर आप HCl डाइल्यूट HCl के साथ करवा देते हो तब भी बेंजल्डिहाइड ही बनता है। HCl लेने के बजाय अगर आप RCl ले लेते तो क्या हो जाता? CHO के बजाय क्या लग जाता? यहाँ पे RCOH यानी कीटोन लग जाता, और क्या होता? डाइल्यूट अगर आप ये ले लेते तो यहाँ कीटोन बन जाता, COR, ये बन जाता बेटा गाटरमान। ये जुगाड़ हमने लगा लिया, सिंथेसिस वाले ने तो HCl ही बनाया था, ये जुगाड़ RCl वाला हमने लगा लिया, भारतीय रोक्स। क्लियर? आगे चलो, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब है देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन करवाना है अल्काइल बेंजीन का, अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन। बेंजीन की रिंग पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीडेशन, सबसे मजबूत सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आता है KMNO4 का। H प्लस KMNO4 हीट कर दीजिए, या फिर OH माइनस KMNO4 हीट कर दीजिए, काम एक ही है। अगर एक भी बेंजाइलिक H है, बाकी इधर कुछ भी लगा हो, इधर कुछ भी लगा हो, उससे मतलब नहीं है, इधर कुछ भी लगा है, इधर कुछ भी लगा है, उससे मतलब नहीं है। एक भी अगर बेंजाइलिक H है, बेंजाइलिक H मस्ट बी प्रेजेंट, ये सब कट जाएंगे। इससे सरल और कहा, इससे सरल और कहा, बेंजीन का रिंग पर कुछ भी लगाओ, हमें मतलब नहीं है, हमें तो बेंजाइलिक H ढूंढना है। बेंजीन के रिंग के पास वाला कार्बन पर अगर H लगा हुआ है तो वो बेंजाइलिक H कहलाता है। अगर एक भी बेंजाइलिक H प्रेजेंट है और उसमें आपने डाल दिया H प्लस KMNO4 हीट, या फिर OH माइनस KMNO4 हीट आपने डाला, ठीक है, अगर H प्लस KMNO4 हीट या OH माइनस KMNO4 हीट आपने डाला, कहां पर? बेंजीन का रिंग पर, जहां पर एक भी बेंजाइलिक H प्रेजेंट है, सब कट जाएगा, सब हट जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना, सॉरी ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? क्लियर? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना, इसको बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना? आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, ठीक है। इसी प्रकार से यहां देखो अगला, यहाँ पे ये रहा बेंजाइलिक H, ये भी बेंजाइलिक H, ये भी बेंजाइलिक H, आगे क्या जुड़ा हुआ है मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर बेंजाइलिक H है तो आगे वाला सारा सामान कट जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां भी कार्बोक्सिलिक, यहां भी कार्बोक्सिलिक, वहां भी कार्बोक्सिलिक, यत्र तत्र जहां तत्र कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक जुड़ जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर एक भी बेंजाइलिक H है तो ये कि गुरुजी बेंजाइलिक H नहीं हो तो रिंग काट दे। अगर बेंजाइलिक H नहीं होगा तो रिंग कट जाएगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो ये काटेगा, जब आया है तो काट के जाएगा। अगर एक भी बेंजाइलिक H नहीं है तो यहां से काट दे,
यहां से काट दे और यहां से काट के प्रोडक्ट बना दे, CH3 CH3 CH3, खूनी लाल, खून खराबा करना इसका काम, ये COH बन जाता है यहां पर। क्लियर? नेफ्थेलिन अगर ले लिया आपने तो ये यहां से काटता है नेफ्थेलिन, यहां से नेफ्थेलिन काट दिया, ये बेंजीन का रिंग, ये वाला भी COOH हो जाता है और ये वाला भी COOH हो जाता है इस तरह से। इसे कहते हैं थैलिक एसिड। क्या कहते हैं? थैलिक एसिड। इसे थैलिक एसिड कहते हैं, थैलिक एसिड कहा जाता है इसे। क्लियर? अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है V2O5। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है V2O5। V2O5 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता ही होता है और साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, मतलब H2O निकाल देता है। तो ये क्या करता है, अगर बेंजीन के सामने V2O5 ले लिया तो यहां से काटेगा, यहां से काटेगा तो ये बन जाता है कुछ ऐसा COOH, और ये भी COOH ऐसा। और क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसलिए H2O बाहर निकाल दो, H2O बाहर निकाल दो, ये वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा COCOO। दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर आपने H2O बाहर निकाल दिया तो इसे कहा जाता है, बनने वाला स्पीशीज कहलाता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड V2O5। अच्छा यहां देखो V2O5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिंग तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जो रिंग पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसमें से तो क्या ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसको तो क्या ही ऑक्सीडाइज करेगा। जो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है वो रिंग ऑक्सीडाइज होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, और ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। इलेक्ट्रॉन रिच का ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच में से करवाएंगे, इस बॉन्ड को यहां से काट देंगे और वही काम COH बना लेना। NO2 लगा हुआ है यहाँ पर NO2, ये COH हो गया, यहाँ भी COH हो गया, लेकिन क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो COH से मैंने H2O बाहर निकाल दिया इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो रिंग है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग का ऑक्सीडेशन करवाना होता है, आपको करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। आगे चलते हैं। आप देखो नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं। नाइट्रोबेंजीन, उससे पहले देखो नाइट्रोबेंजीन की बात कर लेते हैं बस फटाफट। बेंजीन का रिंग पर अगर नाइट्रो ग्रुप लग जाए, बेंजीन का रिंग पर अगर नाइट्रो ग्रुप लग जाए, अगर नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो इसे कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन, इसे कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन। अब तुम सरल सोचो, अगर बेंजीन का रिंग पर R जोड़ना था तो R+ करा, अगर असाइल ग्रुप RCO जोड़ना था तो RCO+ करा, यही तो किया। COH जोड़ना था तो CO+ किया, इलेक्ट्रोफाइल किया। तो यहां पर अगर आप NO2 जोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, NO2+ जनरेट करना पड़ेगा, ताकि ये इलेक्ट्रोफाइल जाए और AES कर दे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो NO2+ जनरेट कराना पड़ेगा। NO2+ जनरेट कराने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर काम में लिया जाता है। सबसे आसान तरीका है नाइट्रेटिंग मिक्सचर काम में ले लो। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ये कहलाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो कि NO2+ जनरेट करके दे देगा आपको। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो H2SO4 का काम है H+ देना। बहुत सरल है यार, बहुत सरल है, कुछ है ही नहीं ऑर्गेनिक में। H+ प्लस HSO4-। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या, जब मैं पढ़ाता हूं ये लिखता हूं तो तुम्हें ऐसा नहीं लिखता कि ये लगता क्या कि ये तो सीधा सीधा ही चल रहा है। इतना ही सरल है ऑर्गेनिक। डिपेंड करता है तुम कितना तल्लीनता से पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है कि मैं कितना तल्लीनता से पढ़ा रहा हूं। जब एक दूसरे का साथ दोनों देंगे तो ऑब्वियस बहुत दूर तक जाना है, मंजिल को पाना है, बहुत दूर तक जाना है। साथ चलेंगे, साथ मिलेंगे, साथ लड़ेंगे, ठीक है। आओ HSO4-। अब ये H+ गया किसके पास, HNO3 के पास, HNO3 HONO2 ऐसा H+ गया, H+ गया, H+ इसे बाहर निकाल लेगा, H2O बाहर निकल जाएगा ना एक्चुअली, अरे यार नालायक, H2O बाहर निकल जाएगा, NO2+ जनरेट हो गया, NO2+ जनरेट हो गया। दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बेंजीन रिंग के पास आया और बेंजीन रिंग के पास आकर के NO2 जुड़ गया, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। बताओ क्या अब इस पर फिर से NO2+ का अटैक होगा,
क्या इस पर फिर से NO2 का अटैक हो जाएगा? नहीं, अब इस पर फिर से NO2 का अटैक नहीं होगा। क्यों अटैक नहीं होगा? क्योंकि नाउ रिंग इज गेट डीएक्टिवेटेड, रिंग डीएक्टिवेटेड हो चुकी है, रिंग इज डीएक्टिवेटेड। अब इस पर फिर से NO2 नहीं जुड़ सकता। अब आप चाहते हो नहीं मैं जोड़ूंगा, जोड़ ले भाई, हाई टेम्परेचर दे, 60 डिग्री का टेम्परेचर दे, हाई टेम्परेचर, वही HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और H2SO4 का इस्तेमाल कर ले। दिस इज मेटा डायरेक्टर, तो मेटा पोजीशन पर NO2 एक और जाकर के लग जाएगा। अब आप चाहते हो फिर से करवाना, तो फिर से आप वही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 दे दो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दो, लेकिन अब की बार टेम्परेचर और ज्यादा हाई रखना पड़ेगा, 160 डिग्री का सेंटीग्रेड मेटा पोजीशन पर। ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB, ये बन जाता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB, इसे कहते हैं ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB। क्लियर? ये लिक्विड होता है येलो कलर का, ये येलो कलर का लिक्विड है, ये सॉलिड है येलो कलर का, और ये भी येलो कलर का सॉलिड है TNB, और ये नाइट्रोबेंजीन एंड ऑल। क्लियर? तो इस तरह से हम नाइट्रोबेंजीन करते हैं। आओ देखो, ध्यान दो, देखो तो नाइट्रोबेंजीन प्रिपरेशन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अच्छा, मजे लो यार। पानी मैंने भी नहीं पिया क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, नालायक, तुम्हें भी नहीं पीना। जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ना भागो तुम, कुछ ना करने वालों की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, H2SO4 क्या करेगा? H प्लस देगा, ये H प्लस HNO2 से H2 बाहर निकाल के NO2 प्लस, दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। NO2 जाकर के जुड़ा, HSO4 ने H प्लस निकाला, NO2 जुड़ गया। ये भी रिवर्सिबल क्योंकि ये वीक बेस है, कल बताया था, वीक बेस वीक एसिड का काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें भी ऑब्जर्व होगा, ये कोई बताने की बात नहीं है। पहले आपने कराया, पेल येलो कलर का लिक्विड बना, रिंग इज डीएक्टिवेटेड क्योंकि NO2 इज डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर होता है, रिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब आप चाहते हो नहीं फिर से NO2 जुड़े, तो फिर से आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लो, लेकिन टेम्परेचर आपकी बार ज्यादा रखना, येलो सॉलिड बनेगा। फिर से आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 किया, हाई टेम्परेचर TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन बन गया। एक और तरीका है, एक और तरीका, बस आखिरी बात पढ़ा रहा हूं, आखिरी स्लाइड। HNO2 ले लो आप, एक और तरीका है, HNO2 ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये ले लीजिए। तो HNO3 का Ka ज्यादा होता है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप ये ले लो कि HNO2 और HNO3, HNO2 HNO3, इसका Ka ज्यादा है HNO3 का, ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये तो H प्लस दे दिया, ये H प्लस दे दिया, ये HNO2 के पास गया, इसके पास गया, H प्लस गया, इसको बाहर निकाला, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करने को तैयार बैठा है, स्टेबल कर देगा, एंड ट्रिपली बॉन्डेड O पर पॉजिटिव, दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन का रिंग, उस पर बेंजीन का रिंग, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया, यानी बेंजीन का रिंग पर क्या जुड़ जाएगा? NO जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं नाइट्रोसोबेंजीन, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोसोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोसोबेंजीन कहते हैं इसे। अब ये जो अपना HNO3 है ना, ये जो अपना HNO3 है, याद करो फोटो एलोजिनेशन जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तब मैंने तुम्हें कहा था कि आयोडीनेशन वेरी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जो HI बनता है साथ में, वो HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिएक्शन को वापस बैकवर्ड भेज देता है। तो उस HI को हटाने के लिए अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो काम में, तो वो HI को हटा देता है। याद करो फोटो एलोजिनेशन में आयोडीनेशन। तो HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। तो अगर आप ये ले लेते हो, तो ये नाइट्रोसोबेंजीन को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रोसोबेंजीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रोसोबेंजीन में। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने का एक और तरीका आपके सामने, एक और तरीका, कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 वर्सेस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये ज्यादा एसिडिक एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले HNO3 ने H प्लस दिया, NO जुड़ गया, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोसोबेंजीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और NO2। इफ अगर आप केवल HNO2 लेते तो केवल नाइट्रोसोबेंजीन तक ही रिएक्शन जाकर के रुक जाती, उससे आगे रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आगे और कठिनाइयां और जटिलताएं बढ़ती चली जाएंगी, फिर उससे अगला लेक्चर, उसमें और जटिलताएं बढ़ती चली जाएंगी। कॉन्टिन्यूटी आपको रखनी ही रखनी है। आप ये मानिए कि जितने एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, उतने ही एफर्ट्स मैं भी लगा रहा हूं, उतने ही एफर्ट्स वो बच्चे भी लगा रहे हैं जो आपके साथ कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होंगे।
आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। देखो सामने गोल्ड पड़ा बहुत सारा, तुम्हें सोने की खदान में ले जाकर के छोड़ दिया और कहा भगवान ने कि बोले जा जितना तू ले सकता है ले ले। आपने क्या किया, आपने 2 मुट्ठी भरी, बोले मेरे हाथ में तो बस इतना ही आ सकता था। आपने 2 मुट्ठी भरी और वहां से चल दिए, बोले लो भगवान। मेरे भाई मौका दिया है तुमने, तुम्हें किसने, भगवान ने। 2 मुट्ठी गोल्ड लेकर के तुम चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुम्हारे पास पॉकेट भी थे, तुम अगर एफर्ट्स डालते तो अपनी शर्ट उतार के उस शर्ट में भर लेते। तुम्हारे एफर्ट्स ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा कंफर्ट ज्यादा जरूरी है? ये सोचो, तुम्हारा लक्ष्य ज्यादा जरूरी है या तुम्हारा कंफर्ट ज्यादा जरूरी है? तुम्हारे सपने, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा टारगेट ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा कंफर्ट ज्यादा जरूरी है? इस कंफर्ट जोन से जिस दिन बाहर निकल गए ना, उस दिन सक्सेस अपने आप हासिल हो जाएगी। ये खजाने में ले आया हूं मैं तुम्हें, ऑर्गेनिक का खजाना है। सोना लूट रहे हो एक तरह से। आज सर मैं इतना ही पढ़ूंगा, बस 10 मिनट का वीडियो देखा, आज सर मैं इतना ही करूंगा। अरे नालायक इतना क्यों कर रहा है? 1 घंटे का वीडियो कल फिर आ जाएगा। पीछे वाला करेगा कि आगे वाला करेगा? एफर्ट्स लगाओ, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। 1 साल तक सब कुछ छोड़ दो यार, 1 साल तक सब कुछ छोड़ दो। वो जो बाजार की गलियां है ना, जिसमें आज तक एक मामूली सा लड़का गुजरता था, जिसको लोग ऐसे कहते थे कि वो लड़का जा रहा है और बोले जाओ उसको सब्जी दे के आ। अगर तुम्हें सल्यूट नहीं मारे 4 साल 5 साल के बाद, मेरा नाम बदल देना यार। लेकिन बस मन के अंदर वो जोश, वो जुनून होना चाहिए कि इन गलियों में से कोई साधारण आदमी नहीं, भविष्य में बनने वाला कलेक्टर गुजर रहा है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप पे सब कुछ डिपेंड करता है। आपकी मेहनत है, आपकी लगन है। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलेगा मेरे भाई। न उससे एक ज्यादा, न उससे एक कम। सोने की खदान में ला करके तुम्हें छोड़ दिया गया। जो जितना ज्यादा एफर्ट्स डालेगा उसको उतना ही ज्यादा मिलेगा बेटा। जो जितने कम एफर्ट डालेगा उसको उतना ही कम मिलेगा। चीजें सबके लिए सेम है। चलिए आज की क्लास में इतना ही ज्ञान, भरपूर ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। एक एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टुगेदर वी विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। थैंक यू सो मच।